ये कहानी एक ऐसे मेज की है जिसके कमजोर होने की वजह से उसकी पूरी फैमिली मारी गई, लेकिन शायद डेस्टिनी को ये चीज मंजूर नहीं थी और इसीलिए डेस्टिनी ने उसको एक और मौका दिया ताकि वो पावरफुल बन के अपनी फैमिली को बचा सके। लेकिन क्या हमारा मेन कैरेक्टर अपने फैमिली को बचा पाएगा, ये तो हमें स्टोरी में आगे ही पता चलेगा। तो चलेगा इस बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें एक एंट्रेंस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक गार्ड किसी का आइडेंटिटी एम्बलम लेके खड़ा होता है और साथ ही अपने मन में सोच रहा होता है कि इस पर्सन का सरनेम रेमंड है, क्या ये नेशनल फाउंडिंग पैट्रियार्ट की फैमिली से है। और इसके बाद में हमारे मेन कैरेक्टर का पूरा नाम पता चलता है जो कि रसल रेमंड होता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि गार्ड हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हुए कह रहा होता है कि आखिरकार इसके अपीयरेंस को क्या हुआ। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा गंदा लग रहा होता है। और इसके बाद जब रसल अंदर जाने लगता है तो वो गार्ड यहाँ पे रसल के बारे में कह रहे होते हैं, क्या ये नोबल फैमिली में होने के बाद भी यहाँ पे मर्सनरी के काम के लिए आया है। और इनकी ये वाली बात रसल भी सुन रहा होता है, साथ ही वो इन लोगों को गाली देके यहाँ से चला जाता है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रसल एक जगह पे खड़े होके पूरे के पूरे टाउन को देख रहा होता है। और इसके बाद रसल उस टाउन के अंदर आने के बाद एक टावर के सामने आके खड़ा हो जाता है और वहाँ पे खड़े होने के बाद वो टावर को देखते हुए सोचता है ये टावर एक ऐसी जगह है जहाँ पर किंगडम के सारे गार्डियंस एक साथ इकट्ठा होते हैं। और मैं भी चाहता था कि मैं इसके अंदर जाऊँ, लेकिन मैंने भी एक टाइम पे काफी ज्यादा स्ट्रगल किया, लेकिन एम्पायर की लड़ाई के अंदर मेरे फादर मारे गए और मुझे अपनी टेरिटरी को वापस लाने के लिए मेज टावर के अंदर एंटर करके वहाँ पे एक पोजीशन लानी थी। और साथ ही हम देख रहे होते हैं कि वॉर की वजह से यहाँ पे सब कुछ खत्म हो चुका था, तो जो लोग यहाँ पे बच चुके थे वो यहाँ से रेसल को लेके जा रहे थे। लेकिन मेज टावर के अंदर अप्लाई करने से पहले ही मेरी एकेडमी ने मेरे को एक्सपेल कर दिया। और अगर गाइस आपको भी समझ में नहीं आया तो मैं आपको बता दूं कि मेज टावर के अंदर एंटर करने से पहले आपको एकेडमी से ग्रेजुएट यानी कि पास होना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो आप मेज टावर के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। और इसके बाद हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि यहाँ पे रेसल से कह रहा होता है कि हमारी एकेडमी के अंदर पहली बार है कि कोई बच्चा 3 बार फेल हुआ है और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने थ्योरी में भले ही काफी अच्छा किया हो, लेकिन तुम तो लेवल 2 का मैजिक सर्कल तक नहीं बना सकते। देख के ऐसा लगता है कि तुम्हें माना रोड पे काबू करने में काफी ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है, तो इसीलिए विजार्ड बनने के रास्ते को छोड़ के किसी ऐसे रास्ते पे जाओ जो कि तुम्हें सूट करे। और इसके बाद रेसल हमें माना रोड के बारे में बताता है कि माना रोड एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से आप लोग लिमिटेड माना ही यूज कर सकते हो और ये हेवंस की सबसे बड़ी दी हुई सजा है विजार्ड्स के लिए यानी कि मैजिशियंस के लिए। और इसके बाद सीन हमारा प्रेजेंट में आता है जहाँ पे रेसल बैठा होता है और रेसल यहाँ पे मर्सनरी जॉब के लिए आया होता है। और रेसल अपने हाथों को देखते हुए कह रहा होता है कि मैं सेकंड सर्कल तो बना सकता हूँ, लेकिन मैं 3rd ग्रेड का बस मेज हूँ। लेकिन तभी वहाँ पे एक पर्सन आता है जो कि आते हुए कहता है कि आज के लिए मर्सनरी की रजिस्ट्रेशन खत्म हो चुकी है, तो कल आना। और ये वाली बात सुनकर इंतजार करने वाले लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो गए होते हैं, साथ ही कुछ लोग कह रहे होते हैं कि आखिरकार ये क्या मजाक है, हम लोग यहाँ पे पूरे आधे दिन से वेट कर रहे हैं। और ये वाली बात सुनने के बाद दूसरा पर्सन उस वाले पर्सन से कहता है चलो मान लिया कि हमारे साथ अनफेयर हो रहा है, लेकिन हम कर ही क्या सकते हैं, भिखारियों के पास और कोई चॉइस नहीं होती। इसका मतलब गाइस ये मर्सनरी की जॉब काफी ज्यादा छोटे मेज के लिए है। और इसके बाद हम रेसल को देख रहे होते हैं जो कि उन्हीं दोनों लोगों की बातें सुन रहा होता है। और फिर उन्हीं दोनों पर्सन में से एक पर्सन कहता है कि मैंने सुना है कि म्यूजियम कुछ मेजेस को हायर कर रहा है, तो क्या हमें भी वहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। लेकिन ये वाली बात सुनकर वो दूसरा पर्सन कहता है कि आखिरकार तुम्हें क्या कह रहे हो, वहाँ पे सिर्फ सर्कल 1 वाला मेज चाहिए और वो भी सिर्फ साफ सफाई के लिए। और अगर हम लोग उस जगह पर जाते हैं तो हम लोग खुद को ही शर्मिंदा करेंगे। और हम देखते हैं कि रेसल भी उन लोगों की ये वाली बात सुन लेता है और रेसल के पास यहाँ पे सिर्फ एक ही गोल्ड कॉइन बचा होता है और इसीलिए रेसल ना चाहते हुए भी उस वाले म्यूजियम पहुँच जाता है। और हम देखते हैं कि उस म्यूजियम के अंदर एक पर्सन रेसल के साथ साथ कुछ लोगों को भी बता रहा होता है कि ये म्यूजियम अब तक का किंगडम में सबसे बड़ा म्यूजियम है और खासकर इस हफ्ते तो काफी सारे बड़े नॉवल इस जगह को देखने के लिए आ रहे हैं। और इसके बाद वो लोगों से कहता है तो इसीलिए जब तुम लोग साफ सफाई करो तो वहाँ पे धूल का एक नामो निशान भी नहीं होना चाहिए और अगर कुछ भी यहाँ पे तुम्हारी गलती की वजह से डैमेज हो जाता है तो तुम्हें इस चीज का भुगतान करने के लिए तैयार रहना होगा। और ये चीज वो काफी ज्यादा गुस्से में कह रहा होता है और रेसल भी वो सारी की सारी चीजों को देखते हुए कह रहा होता है कि ये सारे के सारे फेक है, तो आखिरकार ये इन चीजों के लिए इतना ज्यादा नाटक क्यों कर रहा है। लेकिन तभी रेसल की नजर एक जगह पे जाती है और वो देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिरकार ये जगह इतनी ज्यादा फैमिलियर क्यों लग रही है। और हम देखते हैं कि एक रूम के ऊपर बोर्ड पे लिखा होता है फैंटास्टिकल स्पीशीज रूम। लेकिन तभी रेसल के पैंट में खलचल होती है और इसके बाद रेसल अपने जेब में हाथ डाल के उसे निकालने लगता है, साथ ही वो कहता है आखिरकार ये चीज इतना ज्यादा वाइब्रेट क्यों कर रही है। लेकिन तभी रेसल अपने पैंट में से जब वो चीज निकालता है तो वो और कुछ नहीं बल्कि एक अंगूठी होती है। और ये चीज देखकर रेसल काफी ज्यादा हैरान होते हुए कह रहा होता है कि ये तो मेरी मॉम की रिंग है। और इसके बाद रेसल उसी रूम की तरफ देखने लगता है, लेकिन रेसल का पैर अपने आप उस रूम की तरफ जाने लगता है और ये देखकर रेसल
कहता है कि मेरे पैर अपने आप ही चल रहे हैं, अगर क्या हो कि ये मेरी किस्मत में लिखा हो। और हमें पीछे से उस पर्सन की भी आवाज आ रही होती है जो कि थोड़ी देर पहले इन लोगों को काम बता रहा होता है कि आखिरकार तुम्हारे साथ जो एक और पर्सन था वो कहाँ गया। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि रैसल उस रूम के अंदर आ जाता है और वहाँ पे काफी बड़ा डायनासोर भी होता है। और हम देखते हैं कि रैसल के हाथ में जो अंगूठी होती है वो और भी काफी तेजी से वाइब्रेट करना शुरू कर देती है कि मॉम क्या आप मुझे कुछ बताना चाहते हो। और इसके बाद रैसल अपनी आंखें बंद करके वो टाइम याद करने लगता है जब वो अपनी मॉम के साथ एक बार म्यूजियम आया था। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो छोटा वाला रैसल होता है वो यहाँ पे कुछ नोटिस करता है और साथ ही हमें यहाँ पे रैसल की मॉम का चेहरा भी दिखाया जाता है, लेकिन वो अभी क्लियर नहीं होता। और इसका मतलब गाइस अगर यहाँ पे रैसल की मॉम का चेहरा नहीं दिखाया जा रहा यानी कि रैसल की मॉम के अंदर कुछ खास बात है जो कि मे भी शायद हमें आगे देखने को मिले। और रैसल ने उस टाइम क्या देखा था वो हमें तो नहीं दिखाया गया, लेकिन सीन अब प्रेजेंट के अंदर शिफ्ट होता है यानी कि वो चीज हमें अब दिखाई जाएगी। और रैसल उसी जगह पे जाने लगता है जिसको उसने पास्ट में देखा था। और यहाँ पे हम एक चीज को देखते हैं जो कि और कुछ नहीं एंशिएंट ड्रैगन का हार्ट होता है। और रैसल ये चीज देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कह रहा होता है कि एंशिएंट ड्रैगन का दिल और एक ऐसी अंगूठी जिसके अंदर एक ड्रैगन का आंख जैसा बना है। और इसके बाद रैसल उस अंगूठी की तरफ देखते हुए कहता है कि आखिरकार तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेके आए। और इसकी वाइब्रेशन बंद की हो गई। लेकिन तभी रैसल एक चीज देखता है और काफी ज्यादा हैरान होते हुए कह रहा होता है क्या मैं यहाँ पे हेलुसिनेट कर रहा हूँ। और हम देखते हैं कि उस अंगूठी के अंदर से काफी खतरनाक ग्रेड ऑरा बाहर आ रहा होता है। और इसके बाद एक आवाज कह रही होती है कि ड्रैगन हार्ट और ड्रैगन आई दोनों मिल चुके हैं, अब यहाँ पे दूसरी आंख भी खुलेगी। और फिर आवाज कहती है कि तुम एक लेजेंड बनने के लायक हो और एक लेजेंड होने की वजह से मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे पूरा का पूरा स्क्रीन काला हो चुका होता है और यहाँ पे बस फ्यूचर वाले रैसल की आवाज आ रही होती है और वो कह रहा होता है कि उस दिन मुझे ये एहसास हुआ कि इस दुनिया को घुमाने वाली व्हील आखिरकार ठीक हो गई और जिस किस्मत का इतना टाइम से इंतजार किया गया था वो शुरू हो गया। और इसके बाद हमें यहाँ पे एक सिस्टम विंडो भी दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि डिवाइन ड्रैगन किंग इस दुनिया की इंफॉर्मेशन को चेक कर रहे हैं और डिवाइन ड्रैगन किंग के सक्सेसर यानी कि रैसल रेमंड का स्टेटस विंडो और मिशन को एक्टिवेट किया जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रैसल की आंखें बंद होती है और उसको आवाज आ रही होती है कि कोई उसको इसके सरनेम से बुला रहा होता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वही पर्सन काफी तेज रेमंड चिल्लाता है और रैसल अपने आंखें खोलते हुए कह रहा होता है कि ये आवाज सुन के ऐसा लग रहा है कि कोई काफी ज्यादा गुस्से में है, लेकिन आखिरकार ये आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके सर पे कोई काफी तेज नोटबुक मारता है जिस वजह से रैसल की नींद यहाँ पे तुरंत ही खुल जाती है और इसीलिए रैसल अपनी जगह पे तुरंत खड़े होकर कहता है कि हाँ हाँ। और हम देखते हैं कि रैसल के सामने एक पर्सन होता है जो कि उससे कह रहा होता है कि चलो मान लिया कि तुम्हारे ग्रेड्स काफी अच्छा है लेकिन मेरी क्लास में सोना इसके लिए काफी हिम्मत चाहिए। और ये वाली बात वो पर्सन काफी ज्यादा गुस्से में कह रहा होता है, लेकिन रैसल को देख के साफ लग रहा होता है कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और इसके बाद रैसल उसी पर्सन को देखते हुए अपने मन ही मन में कहता है कि ये तो प्रोफेसर हर्बर्ट है लेकिन ये तो मारे जा चुके थे। और इसके बाद रैसल अपने यहाँ पे चारों तरफ देखने लगता है जहाँ पर बच्चे बैठे होते हैं और रैसल ये चीज देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसके बाद वो अपने चेहरे को भी इधर उधर मोड़ने लगता है और रैसल साथ ही अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि कहीं मैं पास्ट में तो नहीं आ गया। और रैसल की ऐसी हरकतें देखकर प्रोफेसर हर्बर्ट उसको क्लास से निकाल देते हैं। और क्लास के बाहर आने के बाद रैसल सोचता है क्या टाइम रिग्रेशन किस टाइप का मैजिक है, नहीं ये मैजिक हो ही नहीं सकता। और इसके बाद रैसल वो टाइम याद करने लगता है जब उस ड्रैगन ने उससे कहा था कि मैं तुम्हें लेजेंड बनने के लिए एक और चांस देता हूँ। और इसके बाद रैसल अपने अंगूठी की तरफ देखते हुए कहता है कि आखिरकार वो अंगूठी गायब कहाँ हो गई, कि क्या मेरी मदर ने मेरी इसमें हेल्प करी है। लेकिन तभी क्लास के अंदर से प्रोफेसर बाहर आते हुए कहते हैं कि रैसल तू मेरी क्लास के अंदर सो गई, ये मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और ये वाली बात सुनने के बाद रैसल भी प्रोफेसर हर्बर्ट से माफी मांगने लगता है। और इसके बाद प्रोफेसर हर्बर्ट कहते हैं कि तुम मुझसे लंच टाइम के अंदर मेरे ऑफिस के अंदर आके मिलो। और ये वाली बात कहने के बाद प्रोफेसर हर्बर्ट यहाँ से चले जाते हैं। और रैसल प्रोफेसर हर्बर्ट को देखते हुए कह रहा होता है कि काफी टाइम हो गया कि मैं किसी ऐसी परेशानी में पड़ा हूँ, लेकिन चलो ये काफी अच्छी बात है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि रैसल के पीछे से कोई इसे खींच के चाटा मारता है और इस वजह से रैसल काफी गुस्से में कहता है कि आखिरकार किस कमीने ने ये किया। और हम देखते हैं कि रैसल के पीछे कुछ लोग होते हैं जो कि मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आखिरकार तुमने अभी कमीना किसको कहा। और इसके बाद उन्हीं लड़कों में से एक लड़का यहाँ पे रैसल को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इनका लीडर उस लड़के का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि अभी नहीं, अभी हमें प्रोफेसर देख रहे हैं। और उसके बाद रैसल से कहता है कि मुझे याद है कि मैंने तुमसे कहा था कि मेरे नोट्स को कर देना, तो यहाँ से कर देना अगर तुम मरना नहीं चाहते। और ये वाली बात कहने के बाद वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। और इसके बाद हम रैसल को देखते हैं जो कि मुस्कुराते हुए कहता है मुझे ये याद है
लेकिन तभी रैसल के सामने एक सिस्टम विंडो ओपन हो जाती है और इस चीज को देखने के बाद रैसल कहता है कि आखिरकार ये चीज क्या है। और इसके बाद रैसल उस सिस्टम विंडो के अंदर हाथ घुसाते हुए कहता है कि क्या ये इल्यूजन है, लेकिन इसके बाद रैसल कहता है कि नहीं ये तो इल्यूजन नहीं है। लेकिन तभी हमें उसी कमीने की आवाज आती है जो कि कह रहा होता है, अबे ओए आखिरकार तुम आ क्यों नहीं रहे, कहीं तुम यहाँ से भागने की तो नहीं सोच रहे हो। लेकिन इस चीज का भी कोई फायदा नहीं है, आखिरकार हम लोग एक ही अकेडमी में है। और इसके बाद वो कमीना मुस्कुराते हुए कहता है कि कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा। और इसके बाद रैसल भी उसकी तरफ देखते हुए अपने मन ही मन में कहता है कि अभी समय है लड़ाई करने का। और साथ ही रैसल अपने पास्ट के बारे में सोचते हुए कह रहा होता है कि अगर इन लोगों को उन मॉन्स्टर से कंपेयर किया जाए जब मैं मर्सनरी में होकर लड़ाई किया करता था तो इनका लेवल तो उस चीज के आसपास भी नहीं। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो कमीना लीडर रैसल से कह रहा होता है, तो चलो आखिरकार तुम यहाँ पे आ गए। और रैसल इस वाली बात का रिप्लाई देते हुए मुस्कुराते हुए कहता है कि तो तुम यहाँ पे हो खाली दिमाग वाले। और ये वाली बात सुनने के बाद वो कमीना लीडर कहता है, ऐसा लगता है कि ये बच्चा पागल हो चुका है। और इसके बाद उन्हीं में से एक कमीना रैसल पे अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन रैसल उसके अटैक को डॉज करते हुए काफी खतरनाक किक उसके पेट में मारता है। और इस अटैक की वजह से उस बंदे का तो पूरी हालत ही खराब हो गई होती है। और इसके बाद वो बंदा सीधा जाके अपने साथी के बगल में गिरता है, लेकिन इससे पहले उसका साथी यहाँ पे रैसल पे अटैक करता। रैसल उस पे आके काफी खतरनाक घूसा उसके मुंह पे मार देता है। और इस अटैक की वजह से वो बंदा भी सीधा जाके उस लीडर के बगल में गिरता है। लेकिन लीडर ये चीज देखते हुए मुस्कुराते हुए कहता है कि ये कितना ज्यादा अजीब है। और उसके बाद वो कहता है कि तुम मैजिक यूज नहीं कर सकते तो तुमने लो ग्रेड के मार्शल आर्ट सीख लिए। और इसके बाद वो हाथ में कुछ पहनते हुए कहता है कि इस कैंपस के अंदर भले ही मैजिक यूज करना बना है, लेकिन एक मैजिक आर्टिफैक्ट तो यूज किया जा सकता है। और ये सब बोल बोल कर वो पागलों की तरह हंस रहा होता है। और इसके बाद वो सीधा रैसल की तरफ अटैक करने के लिए आता है, लेकिन रैसल उसके अटैक को अपने सिर्फ एक हाथ से रोक लेता है। और ये चीज देखकर वो लीडर काफी ज्यादा हैरान होता है। और इसके बाद रैसल कहता है कि फ्रेडरिक, तो गाइस सबसे मैं इसको फ्रेडरिक ही बोलूंगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि रैसल इसका नाम लेने के बाद उसके हाथ को मोड़ने लगता है और इस वजह से फ्रेडरिक को काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। और इसके बाद रैसल फ्रेडरिक से कहता है कि एक बेवकूफ जिसने अपने परिवार के अंदर हार मान ली, जो कि अपने भाइयों से लड़ने की हिम्मत भी नहीं रखता, और ताकतवर के सामने डर के रहना और कमजोर पे अपनी ताकत दिखाना, कि इस तरीके का बेकार सा पर्सन हमारी फैमिली से टकराने की कोशिश कर रहा है। और इस टाइम रैसल काफी ज्यादा बैडस लग रहा होता है। और रैसल का ऐसा चेहरा देख के फ्रेडरिक की तो हालत पूरी तरीके से खराब हो चुकी होती है। और फ्रेडरिक डरते हुए कहता है कि रुको रुको मुझे कुछ कहना है। लेकिन इससे पहले यहाँ पे कुछ कहता रैसल यहाँ पे काफी खतरनाक अटैक करके उसे चुपी करा देता है। और इसके बाद रैसल यहाँ से जाते हुए कहता है कि अब तुम लोग अपनी औकात में रहोगी। और इसके बाद रैसल एक जगह पे जाते हुए वहाँ पे बैठ जाता है, लेकिन तभी रैसल देखता है कि इसके सामने एक सिस्टम विंडो ओपन होती है और उस सिस्टम विंडो के अंदर लिखा होता है कि लो ग्रेड माना स्टोन। और तभी उस सिस्टम विंडो के अंदर से एक माना स्टोन निकल के सीधा रैसल के हाथ में जाके गिरता है। और इसके बाद रैसल अपने हाथ में उस माना स्टोन को देखते हुए कहता है कि क्या एडिबल माना स्टोन। और इसके बाद रैसल कहता है कि चलो मान लिया कि क्या एडिबल माना स्टोन है, लेकिन तुम मुझे इसे खाने के लिए कह रहे हो। लेकिन इसके बाद रैसल इस वाली बात पे एग्री करके उस माना स्टोन को खा जाता है। और तभी रैसल के सामने एक सिस्टम विंडो ओपन होती है जो कि उसे कहती है कि आपने लो ग्रेड के माना स्टोन को कंज्यूम कर लिया है। और रैसल माना स्टोन को पूरी तरीके से खाते हुए कहता है कि टाइम रिग्रेशन मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। लेकिन रैसल जैसे ही उस माना स्टोन को पूरी तरीके से खा लेता है, उसकी बॉडी के अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी निकलती है। और ये चीज देखकर वो खुद भी काफी ज्यादा शॉक होता है। और इसके बाद सिस्टम विंडो रैसल को बताता है कि आपने माना स्टोन की मदद से मैजिक पावर को एक्वायर कर लिया है। और रैसल की चेस्ट के अंदर से काफी सारी एनर्जी बाहर आ रही होती है, लेकिन रैसल उस एनर्जी को कंट्रोल करने का ट्राई कर रहा होता है। और इस चीज को देखते हुए रैसल कह रहा होता है कि मैजिक पावर ओवरफ्लो हो रही है। और इसके बाद सिस्टम यहाँ पे रैसल को कहता है कि आपके माना की वजह से आपका सर्कल इंक्रीज हो रहा है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे रैसल का जो हार्ट होता है उसके अगल बगल एक एनर्जी सर्कल होता है जो कि यहाँ पे काफी तेजी से ग्लो कर रहा होता है। लेकिन इसके बाद ये माना सर्कल पूरी तरीके से स्टेबल हो जाता है। और ये चीज देखकर रैसल भी काफी शांत होते हुए कहता है कि चलो ये ठीक हो गया। और इसके बाद रैसल अपने हाथों की तरफ देखते हुए कहता है कि इस तरीके से तो मैं यहाँ पे माना रोड को भी ओवरकम कर दूंगा। और फिर रैसल अपने पास्ट को याद करते हुए कहता है कि मेरे फैमिली का डाउनफॉल होना, अकेडमी से एक्सपेल होना और एक थर्ड रेट का मर्सनरी मेज बनना, अब ये सब कुछ बदल के रहेगा। और इसके बाद रैसल लंच टाइम के अंदर प्रोफेसर हर्बर्ट के ऑफिस में चला जाता है, जहाँ पे प्रोफेसर उसको अंदर बुला लेते हैं। और इसके बाद प्रोफेसर हर्बर्ट रैसल से कहते हैं कि यहाँ पे बैठ जाओ। और रैसल भी इस वाली बात से एग्री करते हुए प्रोफेसर हर्बर्ट के सामने जाके बैठ जाता है। और इसके बाद प्रोफेसर हर्बर्ट रैसल से कहते हैं कि क्या तुम्हारे साथ कोई दिक्कत चल रही है, क्योंकि जिस तरीके की हरकत तुमने आज मेरी क्लास में करी है इससे पहले तुमने कभी भी ये नहीं किया। और मैंने तुम्हारे क्लास के अंदर वो अफवाह भी सुनी कि तुम्हें कुछ बुलीज तंग करते हैं। और ये वाली बात सुनने के बाद रैसल मुस्कुराते हुए अपने मन ही मन में सोचता है कि मैं प्रोफेसर हर्बर्ट का काफी ज्यादा आभारी हूँ, क्योंकि इन्हें पास्ट
पास्ट लाइफ के अंदर कभी भी मुझ पर गिव अप नहीं किया था। और इसके बाद रैसल प्रोफेसर हर्बर्ट से कहता है कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, आप चिंता मत करिए। और फिर रैसल उनका थैंक यू भी करता है। और ये चीज देखकर प्रोफेसर हर्बर्ट पहले तो शॉक होते हैं, लेकिन उसके बाद वो रैसल से कहते हैं कि क्या किसी स्टूडेंट की चिंता करना ये प्रोफेसर का काम नहीं है, पर फिर भी तुमने क्लास के अंदर ये हरकत करी है तो तुमको पनिशमेंट मिलेगी। और इसके बाद वो उसे किताब दिखाते हुए कहते हैं कि तुम्हारे लिए आसान नहीं होने वाला, तुम्हें एडवांस सेक्शन का असाइनमेंट कंप्लीट करना है, साथ ही में एलिमेंट थ्योरी भी, और तुम्हें खास तौर पे एक रिपोर्ट भी लिखनी है जो कि 62 पेज से लेकर 74 पेज तक होगा। और ये काम यहाँ तक सीनियर्स के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे रैसल का सिस्टम विंडो उसके सामने ओपन हो जाता है और उस सिस्टम विंडो के अंदर रैसल को क्वेस्ट मिली होती है जो कि होती है कि प्रोफेसर हर्बर्ट का असाइनमेंट यहाँ पे रैसल को कंप्लीट करना है। और ये करने के बाद जो उसे रिवॉर्ड मिलेगा वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि आखिरकार वो इसको कैसे कंप्लीट करता है, और साथ ही प्रोफेसर हर्बर्ट के सेटिस्फेक्शन पर भी। और रैसल भी हैरान होते हुए कहता है तो मुझे ये असाइनमेंट मिशन के तौर पे मिल गया। और इस पर प्रोफेसर हर्बर्ट मुस्कुराते हुए कहते हैं कि कहीं ये ज्यादा काम तो नहीं। लेकिन हम रैसल को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा मुस्कुराते हुए प्रोफेसर का धन्यवाद करता है। और इसके बाद सीन रैसल के रूम पे शिफ्ट होता है जहाँ पे वो अंगड़ाई लेते हुए कहता है कि ये असाइनमेंट उतना भी डिफिकल्ट नहीं है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे पास्ट लाइफ के अंदर अपने बेकार से मैजिकल एबिलिटीज पे कंपनसेट करते हुए काफी सारी थ्योरीज लिखी थी। और इसके बाद वो विंडो के सामने खड़े होकर कहता है लेकिन इस चीज से भी काफी ज्यादा जरूरी एक और चीज है, और वो चीज और कुछ नहीं बल्कि माना रोड की ट्रेनिंग है। और इसके बाद अगले सीन के अंदर हमें दिखाया जाता है वो पास्ट का सीन जहाँ पे रैसल किसी मॉन्स्टर से भाग रहा होता है, और साथ ही हमें माना रोड के बारे में भी बताया जा रहा होता है। माना रोड एक ऐसी चीज है जो कि माना को सर्कुलेट करती है, और माना सांस के द्वारा एब्जॉर्ब होता है, और माना दिल के अंदर चारों तरफ घूमता रहता है। और साथ ही हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर रैसल पे काफी खतरनाक अटैक भी कर रहा होता है। और इसके बाद रैसल उसके अटैक को डॉज करके उस पे एक अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि इससे उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता। और इसके बाद हमें फिर से बताया जाता है कि सीधे शब्दों में कहा जाए कि जिसकी माना रोड काफी ज्यादा ताकतवर होती है उसकी दिल के अंदर भी जो माना घूम रहा होता है वो भी काफी ज्यादा पावरफुल होता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि स्कॉर्पियन मॉन्स्टर काफी खतरनाक अटैक यहाँ पे रैसल पे कर देता है, और इस अटैक की वजह से रैसल काफी दूर जाके लड़ता है। और साथ ही रैसल कह रहा होता है कि मेरा माना रोड काफी ज्यादा कमजोर था, लेकिन तभी हम देखते हैं जहाँ पे रैसल टकराया होता है वहाँ की दीवार टूट जाती है और वो सीधा गहराई के अंदर चला जाता है। और साथ ही हमें बैकग्राउंड से रैसल की आवाज भी आ रही होती है जो कि कह रहा होता है कि क्या हेवेंस मेरे पे दया दिखा रही थी कि मेरी इतनी बेकार किस्मत होने की वजह से, या फिर वो बस एक किस्मत थी। और हम देखते हैं कि रैसल यहाँ पे एक जगह पे आके गिर गया होता है, और इसके बाद रैसल को अपने सामने 2 किताबें दिखाई देती है, और बैकग्राउंड से रैसल की आवाज भी आ रही होती है जो कि कह रहा होता है कि 2 छुपाई गई मैजिकल बुक्स, और उन दोनों बुक्स में से एक बुक का नाम होता है ओवरलोड और दूसरे बुक का नाम होता है विजार्ड बॉडी। और इसके बाद सीन वापस से प्रेजेंट के अंदर शिफ्ट होता है जहाँ पे रैसल ट्रेनिंग कर रहा होता है, और साथ ही वो ट्रेनिंग करते हुए हमें दोनों किताबों के बारे में भी बता रहा होता है, जैसे कि ओवरलोड ये बॉडी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, साथ ही में ये माना रोड को और भी ज्यादा बॉडी के अंदर फैलाता है। और अगर बात करी जाए विजार्ड बॉडी की तो ये बॉडी के मसल्स को काफी ज्यादा पावरफुल करता है, और साथ ही ये माना रोड को भी और भी ज्यादा ताकतवर बना देता है। और साथ ही रैसल कहता है कि जब मेरी बॉडी अडल्ट हुआ करती थी तब ये चीजें जरूरी नहीं थी, लेकिन अब मेरी ग्रोथ पीरियड वापस से आ गई है, तो इसीलिए मैं और ज्यादा इसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, और इस बार मैं माना रोड को ओवरकम करके रहूंगा। और इसके बाद हम कुछ टाइम का सीन देखते हैं जहाँ पे रैसल काफी ज्यादा थक गया होता है, और वो हाँफते हुए कह रहा होता है कि मैं और ज्यादा नहीं कर सकता, पर वो खुश होते हुए भी कहता है लेकिन चलो आखिरकार। और हमें दिखाया जाता है कि सिस्टम विंडो में उसका ये क्वेस्ट आ चुका था जहाँ पे सिस्टम ने उसे ट्रेनिंग करने के लिए कहा था, और वो भी ओवरलोड के लिए, और उसे रिवॉर्ड के तौर पे साइकिक इम्प्रूवमेंट मिलेगी। लेकिन रैसल ने अभी तक इस मिशन को कंप्लीट नहीं किया था, और इसीलिए सिस्टम विंडो रैसल को कहता है कि ये मिशन एक दिन में सिर्फ एक ही बार रिपीट किया जाएगा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ओवरलोड आपके भागने वाले लेवल पे डिपेंड करता है, और अगर आप उस सर्टेन लेवल तक पहुँच गए तो और मिशन जनरेट नहीं किया जाएगा। और ये सुन के रैसल की तो हालत ही खराब हो गई होती है, और उसके बाद वो पसीने में भीगते हुए कहता है कि हाँ मैं दौड़ूंगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि रैसल यहाँ पे वापस से दौड़ना शुरू कर देता है, और रैसल दौड़ते हुए कह रहा होता है कि आखिरकार मैं ऐसी किसी अपॉर्चुनिटी को वेस्ट कैसे कर सकता हूँ। और रैसल यहाँ पे भागे जा रहा होता है, लेकिन वो यहाँ पे रनिंग को कम्प्लीट ही नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि इतने देर भागने के बाद भी सिर्फ 1 से 2 किलोमीटर ही कम्प्लीट हुआ। और इसके बाद रैसल विंडो में चेक करते हुए कहता है कि क्या अभी भी ये खत्म नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा ही बचा है। और इसके बाद वो वापस से यहाँ पे भागना शुरू कर देता है, और आखिरकार उसकी सिस्टम विंडो में ये आ जाता है कि उसका मिशन कंप्लीट हो गया। और रैसल की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी होती है कि वो कह रहा होता है कि मैं अब एक और कदम नहीं चल सकता। लेकिन हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि रैसल को देख रहा होता है, और शायद ये पर्सन फ्रेडरिक होता है जो कि रैसल को देखते हुए कह रहा होता है, रैसल रेमंड तुम बेकार से एफर्ट्स लगा रहे हो। और इसके बाद हम देखते हैं कि रैसल ने अपना रिपोर्ट खत्म करके प्रोफेसर
हर्बर्ट के सामने रख दिया होता है और ये देखकर प्रोफेसर कह रहे होते हैं कि क्या तुमने ये रिपोर्ट खुद से लिखी है। और रैसल भी इस वाली बात से एग्री करते हुए अपने माना की कसम खा के कहता है कि मैंने ये रिपोर्ट लिखा है। और ये सुनकर प्रोफेसर हर्बर्ट अपने मन में कह रहे होते हैं कि इसने अपने माना की कसम खाई है। ऐसा लगता है कि अपने माना को लेकर काफी ज्यादा खुश है। लेकिन इसके बाद प्रोफेसर हर्बर्ट रैसल से मुस्कुराते हुए कहते हैं कि इस रिपोर्ट को देख के मैं सेटिस्फाइड होता हूँ। और प्रोफेसर की ये बात कहते ही रैसल के सामने उसकी सिस्टम विंडो ओपन हो जाती है, जो कि रैसल से कहती है कि आपका मिशन कंप्लीट हो गया। और रिवॉर्ड के तौर पे इसे क्या मिला होता है मैं आपको शॉर्ट करके बता देता हूँ। तो उसको एक लो ग्रेड का माना स्टोन दिया जाएगा, उसके साथ में एक और माना स्टोन भी दिया जाएगा और साथ ही रैसल की मैजिक पावर को बढ़ाया जाएगा और उसके माना की कमी को कम किया जाएगा। और साथ ही रैसल की अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्स को लेके काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और अगर आप इसे डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। तो रैसल अपने सिस्टम विंडो से मिले हुए रिवॉर्ड को देखते हुए अपने मन ही मन में कह रहा होता है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी तो क्या इसका मतलब मैं और भी ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। और रैसल जब ये सब सोच ही रहा होता है तभी उसको प्रोफेसर टोकते हुए कहते हैं कि तुम यहाँ से अब जा सकते हो। लेकिन रैसल इस वाली बात का रिप्लाई देते हुए कहता है कि मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। और इसके बाद हम देखते हैं कि प्रोफेसर रैसल से कह रहे होते हैं कि क्या तुम प्रोफेसर स्टडी करना चाहते हो, लेकिन तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो क्योंकि यहाँ पे तो पहले ही बच्चों के लिए काफी सारी बुक्स हैं। और ये वाली बात सुनने के बाद रैसल कहता है कि मैंने वो सारी की सारी बुक्स ही पढ़ ली। और ये सुनकर प्रोफेसर के भी हाथ कांपने लगते हैं और वो कहता है कि क्या तुमने सारी बुक पढ़ ली। कि चलो ये काफी अच्छी बात है, लेकिन ये काफी नहीं है प्रोफेसर स्टडी करने के लिए। मुझे ये देखना पड़ेगा कि तुम इसके लिए क्वालिफाइड हो या फिर नहीं। और ये वाली बात सुनने के बाद रैसल भी तुरंत ही यहाँ पे एग्री कर देता है। और इसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रैसल के सामने काफी सारी सिस्टम विंडो ओपन होती है और हर सिस्टम विंडो के अंदर एक ही बात लिखी होती है कि प्रोफेसर हर्बर्ट का असाइनमेंट कंप्लीट हुआ। यानी कि प्रोफेसर हर्बर्ट अभी यहाँ पे रैसल का टेस्ट ले रहे हैं। और इसके बाद रैसल सिस्टम विंडो को देखते हुए कह रहा होता है कि मुझे नहीं लगा था कि मुझे इतने सारे असाइनमेंट मिलेंगे। और साथ ही वो कह रहा होता है कि अगर मेरा मैजिक और पावर और भी पावरफुल होता रहा तो मेरे लिए प्रोफेसर स्टडी काफी काम की रहेगी। और इसके बाद रैसल एक चीज को पीते हुए कह रहा होता है और मेरे पास माना स्टोन भी है जो कि मुझे अभी रिवॉर्ड के तौर पे मिला है। और रैसल जब ये पी रहा होता है तभी उसको किसी की आवाज आती है जो कि उसका नाम लेते हुए कह रहा होता है कि रैसल रेमंड। और फिर हम देखते हैं कि और कोई नहीं बल्कि फ्रेडरिक ही होता है जो कि अपने चमचों के साथ रैसल की तरफ आते हुए कह रहा होता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास माना रोड वाली प्रॉब्लम है, इसीलिए तुम खाली एक्सरसाइज ही करते रहते हो। और रैसल भी उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि क्या तुम उससे बदला लेने आए हो। और ये वाली बात सुन के फ्रेडरिक कहता है कि क्या बदला, आखिरकार तुम्हारे जैसे लूजर से कौन ही बदला लेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें चींटी की तरह रौंद दूंगा और हम लोग इस चीज को क्लास के अंदर सेटल करेंगे। और ये वाली बात कहने के बाद फ्रेडरिक अपने चमचों के साथ यहाँ से जाने लगता है। और फ्रेडरिक का एक चमचा फ्रेडरिक से कहता है कि आखिरकार तुमने उसको पीटा क्यों नहीं। और इस वाली बात का रिप्लाई देते हुए फ्रेडरिक कहता है कि बेवकूफो, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमें कोई भी देख सकता है। और हम रैसल को भी देखते हैं जो कि फ्रेडरिक की क्लास वाली बात को सोचते हुए एक पास्ट का सीन याद करता है, एक प्रैक्टिकल कॉम्बैट मैजिक क्लास। और साथ ही हम लोग यहाँ पे फ्रेडरिक को भी देख रहे होते हैं जो कि फायर टाइप मैजिक यूज कर रहा होता है। और साथ ही रैसल की हमें बैकग्राउंड से आवाज भी आ रही होती है जो कि कह रहा होता है उस क्लास के अंदर हमें फाइट के तौर पे ही ग्रेड्स दिए जाते हैं। और यही एक ऐसी क्लास है जहाँ पे मैं हमेशा ह्यूमिलेटेड हुआ करता था। और साथ ही हमें पास का वो सीन भी दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे रैसल काफी ज्यादा बुरी तरीके से जमीन पे पड़ा होता है और उसके सामने फ्रेडरिक खड़ा होता है जो कि पागलों की तरह मुस्कुरा रहा होता है। और फिर रैसल की आवाज आती है जो कि कह रहा होता है कि मैं तो इस चीज के बारे में भूल ही गया था, अब मुझे इसके लिए भी प्रिपेयर करने की जरूरत है। और साथ ही हम सिस्टम विंडो को भी देखते हैं जो कि रैसल से कह रहा होता है कि आपको सेकंड सर्कल को अचीव करना होगा और साथ ही आपके पास जो करंट एट्रीब्यूट्स हैं उनके अंडरस्टैंडिंग को भी बढ़ाना होगा। और इसके बाद अगले सीन के अंदर हम रैसल को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा यहाँ पे स्टडी कर रहा होता है और साथ ही वो यहाँ पे काफी ज्यादा मेहनत भी कर रहा होता है। और इसके बाद रैसल काफी सारे असाइनमेंट प्रोफेसर हर्बर्ट को जाके सबमिट भी करता है और इस वजह से उसके सिस्टम विंडो पे खाली नोटिफिकेशन ही आ रहे होते हैं। और इसके बाद हम थोड़े टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे रैसल के सामने काफी सारे माना स्टोन पड़े होते हैं कि क्या मेरा माना रोड इस माना स्टोन के पावर को हैंडल कर पाएगा। लेकिन आखिरकार रैसल उस माना स्टोन को खाते हुए कहता है कि मेरे पास और कोई चारा नहीं है और उस माना स्टोन को खाने से पहले तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन फिर इसके अगले ही पल रैसल की बॉडी के अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी बाहर आने लगती है और ये एनर्जी धीरे धीरे करके और भी ज्यादा एक्सट्रीम हो रही होती है। और रैसल भी इस एनर्जी को देखते हुए कह रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी किसी आग के अंदर है। और इसके बाद रैसल अपने हार्ट की तरफ हाथ रखते हुए कहता है मुझे माना फ्लो का यूज करते हुए एक और नया सर्कल बनाना होगा, अगर मैं इस चीज में नाकाम हो गया तो मेरा दिल ये चीज नहीं सह पाएगा। और इसके बाद रैसल काफी ज्यादा कंसंट्रेट करके एक नया सर्कल बनाना शुरू करता है और हम देखते हैं कि सर्कल को बनाने की वजह से यहाँ पे काफी तेज रोशनी निकल रही होती है जो कि खिड़की से बाहर भी जा रही होती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि रैसल काफी ज्यादा हैरान होते हुए कह रहा होता है कि मैंने ये कर लिया और आखिरकार मैंने सेकंड
सर्कल को अचीव कर लिया। और ये कहने के बाद वो सीधा बेहोश हो जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे स्क्रीन पे काफी सारे सिस्टम विंडो ओपन होने लगती है। और गाइस अगर मैं इतने सारे सिस्टम विंडो को डिटेल में बताऊंगा तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो बस आप लोग इतना जान लो कि मिशन की रिवॉर्ड है जो कि रेसल को कंप्लीट करने पर मिले हैं। और अगर आप लोग इसे पढ़ना चाहते हो तो आप वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हो। और इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे प्रोफेसर हर्बर्ट कह रहे होते हैं कि काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है कि तुमने अपने सारे के सारे टास्क को कंप्लीट कर लिया, लेकिन अब एक आखिरी क्वेश्चन। और साथ ही प्रोफेसर अपने मन में सोच रहे होते हैं कि क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से भी काफी ज्यादा हार्ड है। मैजिक को करने के लिए जो 4 स्ट्रक्चर है उनमें से कौन सा इम्पोर्टेंट है। और ये वाली बात सुनने के बाद रेसल काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। और ये चीज देखकर प्रोफेसर हर्बर्ट सोच रहे होते हैं तेरी की मैंने इसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जो मैंने खुद टाइम पहले खुद से ही रियलाइज किया है। और इसीलिए प्रोफेसर हर्बर्ट रेसल से कहते हैं कि चलो मैं तुमसे कोई अलग क्वेश्चन पूछता हूँ। लेकिन हम रेसल को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि इस क्वेश्चन का आंसर है। और खाली इतनी सी बात सुनकर प्रोफेसर हर्बर्ट काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं कि क्या रेसल को इसका आंसर पता है। और इसके बाद रेसल कहता है कि इसका आंसर है सस्पिशियस। और ये वाली बात सुनने के बाद प्रोफेसर हर्बर्ट कहते हैं कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये सस्पिशियस है। और इसके बाद रेसल हमें बताता है मैजिक कुछ इस तरीके से है कि इस दुनिया के अंदर माना और मैजिक का यूज करके इस दुनिया को बनाया गया है। और साथ ही इस दुनिया के अंदर इसे 4 भागों के अंदर बांटा गया है। पहला है अंडरस्टैंडिंग, दूसरा है इमेजिनेशन और तीसरा है मैनिफेस्टेशन और साथ ही कंस्ट्रक्शन। और अंडरस्टैंडिंग और कंस्ट्रक्शन आप खाली स्टडी के एफर्ट से ही आप इसे सीख सकते हो, लेकिन ये चीज मैनिफेस्टेशन में काम नहीं करती। जैसे कि ये है फायरबॉल, लेकिन अगर आप इस फायरबॉल को लेके अलग इमेजिन करते हो तो ये सेकंड सर्कल फायर मैजिक एरो भी बन जाएगा। और इसी तरीके से आप कुछ और इमेजिन करते हो तो ये कुछ और बन जाएगा। और अगर आप अपनी इमेजिनेशन के अंदर एक लिमिट सेट नहीं करते हो तो आप मैजिक से होने वाले मिरेकल को रियलाइज नहीं कर पाओगे। और साथ ही प्रोफेसर रेसल से पूछते हैं कि आखिरकार इस दुनिया में ऐसा क्या है जो कि जादू की मदद से नहीं हो सकता। तो इस वाली बात का रिप्लाई देते हुए रेसल कहता है और रेसल इस वाली बात का रिप्लाई देते हुए कहता है कि जैसे कि धूप बर्फ को पिघला देती है और इसको एसेंस ऑफ मैजिक कहते हैं। और ये चीज सुनने के बाद तो प्रोफेसर हर्बर्ट भी काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। और इसके बाद मुस्कुराते हुए रेसल से कहते हैं कि देख के ऐसा लगता है कि तुम जैसे स्टूडेंट के लिए ये दुनिया काफी ज्यादा छोटी है। लेकिन तभी रेसल के सामने इसका सिस्टम विंडो ओपन हो जाता है जो कि रेसल को कह रहा होता है कि आपने मिशन को कंप्लीट कर लिया। और रेसल को यहाँ पे 2 चीज रिवॉर्ड के तौर पे मिले होते हैं। एक होता है कि फर्स्ट फ्लोर पे जाने का एक्सेस जो कि प्रोफेसर हर्बर्ट से उसे मिला होता है। और जो दूसरा रिवॉर्ड होता है वो होता है 2 लो ग्रेड के माना स्टोन। और इसके बाद सीन यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि रेसल यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे आ गया होता है। और वो इस जगह पर घूमते हुए कह रहा होता है कि प्रोफेसर स्टडी काफी ज्यादा अलग है। और साथ ही हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे काफी सारे एडवांस लेवल की बुक्स होती हैं। और इन्हीं बुक के अंदर से रेसल एक बुक उठा लेता है और इसके बाद वो बुक को देखते हुए अपने मन ही मन में कह रहा होता है दी मैजिक ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल। लेकिन तभी रेसल के पीछे से एक आवाज आती है जो कि कह रही होती है तुम एक काफी इंटरेस्टिंग बुक पढ़ रहे हो। और ये बात सुनने के बाद रेसल काफी ज्यादा डरते हुए इधर उधर देखते हुए कह रहा होता है कि आखिरकार कौन है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक बूढ़ी औरत होती है और रेसल उस पर्सन को देखते हुए कह रहा होता है कि ये तो डारिया स्नो व्हाइट है। और इसके बाद रेसल यहाँ पे डारिया को ग्रीट करते हुए कहता है कि मेरा नाम रसल रेमंड है, आपसे मिलके अच्छा लगा। और रेसल यहाँ पे डारिया को देख के काफी ज्यादा पसीने में भीग भी रहा होता है। और इसके बाद रेसल हमें डारिया के बारे में बताता है कि ये उन रेयर पर्सन में से एक है जिन्होंने 8 सर्कल को अचीव कर लिया है। और साथ ये बूढ़ी होने के बाद भी दुनिया में काफी ज्यादा पावरफुल लोगों में से एक है। और इसके बाद डारिया रेसल को देखते हुए कह रही होती है तो अच्छा तुम मुझे जानते हो। और रेसल भी डारिया को देखते हुए सोच रहा होता है कि आखिरकार ये यहाँ पे क्या कर रही है। और इसके बाद डारिया रेसल से कहती है कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं भी तुम्हारी तरह एक कलीगी हूँ जो कि एक पाथ पे चल रही है। और इसके बाद वो रेसल को एक कैंडी भी देती है। और ये चीज देखकर रेसल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसके बाद डारिया रेसल को कैंडी देने के बाद उससे पूछती है कि आखिरकार कोई स्टूडेंट प्रोफेसर स्टडी रूम में क्या कर रहा है। और इस वाली बात का रिप्लाई देते हुए रेसल उसे बता देता है कि मैंने प्रोफेसर हर्बर्ट से परमिशन ली है। और ये सुनकर डारिया एक स्माइल देते हुए कहती है ओह अच्छा तो तुम स्टिकलर की बात कर रहे हो। और इसके बाद डारिया मुस्कुराते हुए कहती है कि इसमें कोई भी अजीब बात नहीं है कि तुम इतनी ज्यादा अजीब बुक पढ़ रहे हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर से काफी ज्यादा प्योर माना फील हो रहा है। और साथ ही माना को इतना ज्यादा स्टेबल रखना सच में तुम काफी ज्यादा रेयर हो। और रेसल भी डारिया को देखते हुए सोच रहा होता है कि क्या उन्होंने कुछ अजीब महसूस किया। और इसके बाद वो यहाँ से जाते हुए कह
रही होती है कि चिंता मत करो, मैं यहाँ पे कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं करने वाली। और इस सुनकर रैसल उनका धन्यवाद करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डारिया जमीन पे अपनी स्टिक मारती है और वहाँ पे चारों तरफ रोशनी फैल जाती है। और डारिया वहाँ से जाते हुए कहती है कि रसल काफी अच्छे से ग्रो करना। और ये वाली बात सुनकर रसल भी उनका थैंक यू करता है। और इसके बाद डारिया यहाँ से चली जाती है। और इसके बाद रसल उस जगह से बाहर आने के बाद कहता है कि क्या मुझे इसके बारे में सोचना चाहिए कि मैं डारिया से मिला, मैंने कभी भी ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। और रसल जब भी सब कुछ सोच ही रहा होता है तभी उसके पीछे से आवाज आती है, जहाँ पे एक पर्सन दूसरे पर्सन से कह रहा होता है कि क्या वो रसल है। और हम देखते हैं कि और कोई नहीं बल्कि फ्रेडरिक और उसके कमीने दोस्त होते हैं, जहाँ पे एक पर्सन फ्रेडरिक से कह रहा होता है कि आखिरकार ये प्रोफेसर स्टडी रूम से बाहर कैसे आ रहा है। और ये वाली बात सुनने के बाद फ्रेडरिक मुस्कुराते हुए रसल से कहता है कि देख के ऐसा लगता है कि तुमने जानबूझकर प्रोफेसर की चापलूसी करी थी, लेकिन इससे कुछ भी नहीं बदलने वाला, क्योंकि आखिरकार एक फेलियर ही रहता है। और इसके बाद फ्रेडरिक यहाँ से जाते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, जो तुम्हें करना है वो करो, वैसे भी ये सारी की सारी चीज खाली वेस्ट ही हो रही है। लेकिन रसल को इस वाली बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता और वो भी मुस्कुरा रहा होता है। और इसके बाद हमें एक अलग जगह का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे काफी सारे लोग बैठे होते हैं। और इसके बाद हमें पता चलता है कि ये जगह मैजिकल प्रैक्टिकल थ्योरी क्लास है। और साथ ही बैकग्राउंड में रसल हमें इस जगह के बारे में बता रहा होता है कि यहाँ पे सबसे पहले बच्चों को ट्रेनिंग ग्राउंड में बुलाया जाता है और उसके बाद उन्हें लड़ने के लिए अपना ओपोनेंट चुनने के लिए कहा जाता है। और प्रोफेसर सबसे पहले वीक स्टूडेंट को बुलाते हैं, लेकिन जो भी कोई भी ओपोनेंट चूज करता है वो उसी के लेवल का होना चाहिए ताकि एक फेयर मैच हो सके। और इसके बाद हम रसल को देखते हैं जो कि एक जगह पे बैठा होता है। और इसके बाद रसल अपने मन ही मन में कह रहा होता है। और इसके बाद हमें रसल के पीछे कुछ बच्चों की आवाज आती है जो कि कह रहे होते हैं कि क्या इस बार भी पहले रसल को बुलाया जाएगा। और इस वाली बात का रिप्लाई देते हुए दूसरा वाला बच्चा कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, क्योंकि उसकी माना रोड काफी ज्यादा बेकार है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो यहाँ पे प्रोफेसर होता है वो यहाँ पे चिल्ला के कहता है कि सारे के सारे बच्चे शांत हो जाओ, अब ये बारी है बच्चों को बुलाने का। और इसके बाद वो प्रोफेसर यहाँ पे और किसी को नहीं बल्कि फ्रेडरिक को बुलाता है। और ये चीज सुनकर सारे के सारे बच्चे काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे फ्रेडरिक आ रहा होता है, साथ ही उसके पीछे से बच्चों की आवाज भी आ रही होती है जो कि कह रहे होते हैं कि आखिरकार सबसे पहले फ्रेडरिक को क्यों बुलाया गया है। और इसके बाद फ्रेडरिक ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर आने से पहले प्रोफेसर को थैंक यू कहता है। और इस वाली बात से हमें पता चलता है कि कमीना प्रोफेसर भी फ्रेडरिक के साथ मिला हुआ है। और इसके बाद वो ट्रेनिंग ग्राउंड में आने के बाद एक जगह देखते हुए कहता है आखिरकार तुम कर क्या रहे हो, जल्दी से नीचे आ जाओ रसल रेमंड। और इसके बाद सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और इसके बाद हमें प्रोफेसर हर्बर्ट को दिखाया जाता है जो कि चाय पीते हुए कह रहे होते हैं कि ये अच्छा होता कि अगर तुम मुझे यहाँ पे आने से पहले ही एक एडवांस नोटिस दे देती। और साथ ही प्रोफेसर हर्बर्ट उसको मास्टर भी कहते हैं। और हम देखते हैं कि प्रोफेसर हर्बर्ट ये वाली बात और किसी से नहीं बल्कि डारिया दी स्नो वाइट से कह रहे होते हैं। तो इसके मतलब का इस प्रोफेसर हर्बर्ट डारिया की स्टूडेंट है। और इसके बाद डारिया प्रोफेसर हर्बर्ट की बातों का रिप्लाई देते हुए कहती है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये मास्टर और स्टूडेंट का बस एक मीटिंग है। और इसके बाद डारिया प्रोफेसर हर्बर्ट से पूछती है कि क्या तुमने उस बच्चे रसल को प्रोफेसर स्टडी में जाने की परमिशन दी थी। और ये वाली बात सुनने के बाद प्रोफेसर हर्बर्ट काफी ज्यादा परेशान होते हुए कहते हैं कि हाँ मैंने ही उसको परमिशन दी थी, क्या उसने कोई दिक्कत खड़ी कर दी। और इस वाली बात का रिप्लाई देते हुए डारिया कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस ये ऐसा इसीलिए कह रही थी क्योंकि मैंने इतनी रेयर चीज काफी टाइम बाद देखी है। और ये वाली बात सुनने के बाद प्रोफेसर हर्बर्ट परेशान होते हुए कहते हैं कि हाँ आप सही कह रहे हो, माना रोड कंस्ट्रक्शन काफी ज्यादा रेयर डिसीज है। और यहाँ पे प्रोफेसर हर्बर्ट ने डारिया की बात का कुछ गलत ही मतलब समझ लिया होता है। लेकिन तभी डारिया यहाँ पे कहती है कि बेवकूफ आखिरकार तुम्हें कैसी बात कर रहे हो। और ये वाली बात सुनने के बाद प्रोफेसर हर्बर्ट काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और इसके बाद डारिया प्रोफेसर हर्बर्ट को बताती है कि उस बच्चे ने अपनी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ही कर लिया है। और ये वाली बात सुनने के बाद प्रोफेसर हर्बर्ट काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिरकार आप ये क्या कह रही हो। और इसके बाद डारिया कहती है कि ऐसा लगता है कि उसने अपने सेकंड सर्कल को अचीव कर लिया है। और डारिया की ये वाली बात सुनने के बाद प्रोफेसर हर्बर्ट कह रहे होते हैं कि क्या सच में उसने सेकंड सर्कल को अचीव कर लिया। और इसके बाद हमें ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रसल और फ्रेडरिक आमने सामने होते हैं। और इसके बाद हम लोग रसल को देखते हैं जो कि अपने सिस्टम विंडो को देख रहा होता है और उस सिस्टम के अंदर एक मिशन आया होता है। और वो मिशन ये होता है कि रसल को ये बैटल जीतना है। और रसल अगर इस वाले बैटल को जीत जाता है तो उसको रिवॉर्ड के तौर पे तो उसे 2 लो ग्रेड की मैजिक स्टोन दिया जाएगा। और साथ ही उसको पर्सनल एक सब स्पेस भी दिया जाएगा जिसमें वो लगभग किसी भी 40 kg के सामान तक को रख सकता है। और ये चीज देखने के बाद रसल अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि सब स्पेस एक ऐसी चीज है जो कि सिर्फ अमीर विजार्ड्स के पास ही होता है। और गाइस विजार्ड से कंफ्यूज मत होना, विजार्ड्स का मतलब ही मैजिशियन ही होता है। और फिर रसल कहता है कि ये चीज मेरे काफी ज्यादा काम की है क्योंकि इसके अंदर मैं अपने मैजिक स्टोन को रख सकता हूँ। लेकिन तभी फ्रेडरिक रसल को गाली देते हुए कहता है कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, क्या तुम पागल हो चुके हो? कहीं तुम ऐसा तो नहीं चाहते कि मैं तुम्हें जान से मार दूं? और अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो अपनी
जिंदगी के लिए मेरे सामने भीख मांगो। और ये वाली बात सुनने के बाद रसल मुस्कुराते हुए कहता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुमसे भीख मांगू। और ये कहते ही रसल के शरीर के अंदर से काफी इंटेंस एनर्जी बाहर आने लगती है। और ये चीज देखकर फ्रेडरिक कह रहा होता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और तभी हमें उस कमीने प्रोफेसर की आवाज आती है जो कि सारे के सारे बच्चों से कह रहा होता है कि सारे के सारे बच्चे अपने सीट पर जाके बैठ जाओ क्योंकि फाइट चालू होने वाली है। और इसके बाद फ्रेडरिक अपने हाथ में एनर्जी को चार्ज करते हुए कहता है कि ये माइनर डिसीज होने के बावजूद भी ऐसे एनर्जी को रिलीज कर पा रहा है, ये तो बिल्कुल नामुमकिन जैसा है। और इसके बाद फ्रेडरिक उस फायर को रेसल की तरफ थ्रो कर देता है, लेकिन इससे पहले वो फायर अटैक रेसल को जाके लगता। रेसल तुरंत ही अपने शील्ड को यहाँ पे एक्टिव कर लेता है और इस वजह से उस अटैक से उसको कुछ भी नहीं होता। और साथ ही हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि रेसल के लिए ताली बजाते हुए कहता है कि उसने शील्ड एक्टिव करके खुद को प्रोटेक्ट कर लिया। और साथ ही हम उस प्रोफेसर को भी देखते हैं जो कि काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। और साथ ही वो रेसल को देखते हुए कह रहा होता है कि रेसल रेमंड क्या ये अपने स्किल को छुपा रहा था। और साथ ही हम लोग यहाँ पे फ्रेडरिक को देखते हैं जो कि अभी भी अटैक कर ही रहा होता है। वो अटैक करते हुए ही अपने मन में कहता है कि मुझे इसको होल्ड करना पड़ेगा, मैं इसको लगातार नहीं कर सकता। और जैसे ही फ्रेडरिक यहाँ पे होल्ड करता है तभी रेसल कहता है कि यही मौका है और वो तुरंत ही अपने शील्ड को हटाते हुए अपने फायर अटैक को चार्ज करता है। और इसके बाद रेसल फायर एरो बनाते हुए फ्रेडरिक पे अटैक कर देता है। और ये चीज देखकर फ्रेडरिक कह रहा होता है कि क्या इसने अपने सेकंड सर्कल को अचीव कर लिया। लेकिन फ्रेडरिक शील्ड बना के इस वाले अटैक से बच जाता है। लेकिन तभी फ्रेडरिक कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और हम देखते हैं कि रेसल के हाथ में एक और फायर एरो होता है। और ये चीज देखकर फ्रेडरिक कह रहा होता है कि मुझसे मजाक करना बंद करो। इसने एक और फायर एरो को कास्ट कर भी लिया। लेकिन तभी रेसल यहाँ पे एक फायर एरो को नहीं बल्कि काफी सारी फायर एरो को फ्रेडरिक की तरफ थ्रो कर देता है। और ये चीज देखकर प्रोफेसर के साथ साथ दूसरा वाला पर्सन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और प्रोफेसर ये चीज देखकर कह रहा होता है ये तो डबल कास्टिंग कर रहा है। लेकिन तभी वो दूसरा वाला पर्सन रेसल की तरफ देखते हुए यहाँ पे प्रोफेसर की बात का रिप्लाई देता है कि देखने में तो ऐसा लग रहा है कि वो डबल कास्टिंग कर रहा है। कि सच बात तो यह है कि वो अपने स्पेल्स को काफी तेजी से कास्ट कर रहा है और यही वजह है कि ऐसा लग रहा है कि वो डबल कास्टिंग कर रहा है। और इसके बाद फ्रेडरिक रेसल को देखते हुए कह रहा होता है कि अगर ऐसा है कि ये फ्लेम मैजिक स्पेल ही कर सकता है तो फिर मुझे ये करना चाहिए। और इसके बाद फ्रेडरिक यहाँ पे एक शील्ड बनाते हुए कहता है फ्लेम रेजिस्टेंट शील्ड। और गाइस जिन लोगों को इसका मतलब नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि इस शील्ड पे फायर यानी फ्लेम का कोई भी असर नहीं होगा और बस मुझे खाली इस चीज का वेट करना है कि इसका माना जल्द से जल्द खत्म हो जाए। और जैसे ही इसका माना खत्म हो जाएगा मैं इस पे अटैक कर दूंगा और इसकी वजह से मैं यहाँ पे बड़े आराम से जीत जाऊंगा। और इसी तरीके से अपने मन में ख्याली पुलाव पका रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे रेसल एक अलग तरह के मैजिक को कास्ट करने लगता है। और ये चीज देखकर फ्रेडरिक की हालत पूरी तरीके से खराब हो चुकी होती है और वो अटैक सीधा जाके फ्रेडरिक के शील्ड पे लगता है। और वो अटैक शील्ड को तोड़ते हुए सीधा जाके फ्रेडरिक को लगता है कि तुमने नेचर ऑफ शील्ड को फिगर आउट करके उसको मॉडिफाई कर दिया। और इसके बाद हम उसी पर्सन को देखते हैं जिसको हमने कुछ टाइम पहले देखा था। तो अच्छा, इस पर्सन का नाम रसल है। और साथ ही हम लोग प्रोफेसर को भी देखते हैं जो कि रसल की ऐसी पावर देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। और इसके बाद हम लोग वापस से फ्रेडरिक को देखते हैं जो कि दर्द के मारे जमीन पे बैठा होता है। लेकिन उसके पलक झपकते ही उसके सामने रसल आ जाता है और रसल फ्रेडरिक के सामने आते ही अपने पंच को रेडी करते हुए फ्रेडरिक के पेट में कस के मारता है। और इस एक अटैक से ही फ्रेडरिक की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। और फ्रेडरिक यहाँ पे रसल को रोकने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही होती। और यहाँ पे रसल उसको लगातार मारे जा रहा होता है। और ये चीज देखते हुए प्रोफेसर भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कह रहे होते हैं कि आखिरकार ये किस तरीके का मैजिक है। और साथ ही हम देखते हैं कि उस पर्सन के पीछे प्रोफेसर हर्बर्ट भी खड़े होते हैं जो कि उस प्रोफेसर से कह रहे होते हैं कि एक बार रसल के चारों तरफ देखो। और उसके बाद जब प्रोफेसर ये चीज देखता है तो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कह रहा होता है कि इसने अपने आप को माना से कवर कर लिया है, बिल्कुल एक नाइट आर्मर की जैसे। और ये चीज देखते हुए प्रोफेसर हर्बर्ट भी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैं नहीं जानता हूँ कि आखिरकार तुम्हें कैसे मैनेज कर रहे हो, लेकिन देखिए ऐसा लगता है कि तुमने इसको फिगर आउट कर लिया। और इसके बाद रसल एक फाइनल अटैक को फ्रेडरिक पे करता है और इसी अटैक की वजह से वहाँ की पूरी जमीन पूरी तरीके से टूट चुकी होती है। और ये चीज देखकर सारे के सारे बच्चे काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। साथ ही वो कमीना प्रोफेसर भी यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। लेकिन तभी उस प्रोफेसर के पीछे से प्रोफेसर हर्बर्ट की आवाज आती है जो कि उस प्रोफेसर से कहते हैं कि आखिरकार तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें विनर को अनाउंस कर देना चाहिए। और इसके बाद वो कमीना प्रोफेसर यहाँ पे रसल को विनर घोषित कर देता है। और इसके बाद वो कमीना प्रोफेसर ट्रेनिंग ग्राउंड में आने के बाद रसल से कहता है कि तुमने काफी अच्छा किया, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन रसल उस प्रोफेसर की बातों का रिप्लाई देते हुए कहता है कि नहीं, अभी ये चीज खत्म नहीं हुई है। और ये वाली बात सुनने के बाद वो कमीना प्रोफेसर कहता है कि आखिरकार तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो इस वाली बात का
रिप्लाई देते हुए रसल कहता है कि क्लास के रूल्स के अकॉर्डिंग कि ये चीज तब तक खत्म नहीं होगी जब तक विनर यहाँ पे गिव अप ना कर ले। तो यहाँ पे विनर एक अगले ओपोनेंट को बुला सकता है और फिर रसल एक तरफ फिंगर पॉइंट करते हुए कहता है कि अब तुम्हारी बारी है, आ जाओ। और साथ ही रसल के सामने सिस्टम विंडो भी ओपन हो जाती है और सिस्टम रसल को कह रहा होता है कि आपका मिशन कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद में प्रोफेसर हर्बर्ट का सीन दिखाया जाता है जो कि विंडो से देखते हुए कह रहे होते हैं कि लगातार 14 विन्स। और साथ ही वो अपने मास्टर को याद करते हुए कह रहे होते हैं कि उनकी नजर काफी ज्यादा अच्छी है कि बस आपने एक ही बार के अंदर रसल के माना को नोटिस कर लिया। लेकिन इसके बाद प्रोफेसर हर्बर्ट रसल के बारे में सोचते हुए कहते हैं कि आखिरकार तुमने ऐसी ग्रोथ अचीव कैसे करी। इसके बाद अगले सीन के अंदर हमें सिस्टम विंडो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सिस्टम विंडो रसल को कह रहा होता है कि आपने मिशन को कंप्लीट कर लिया है और इसीलिए आपका सब स्पेस अनलॉक किया जा रहा है और अब से आपको मिले हुए रिवॉर्ड्स ऑटोमेटिकली सब स्पेस के अंदर जाके स्टोर हो जाएंगे और अब आपको रिवॉर्ड माना स्टोन के रूप में दिया जाएगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे काफी सारे सिस्टम विंडो ओपन होने लगते हैं और सारे के सारे सिस्टम विंडो में यही लिखा आ रहा होता है कि आपको माना स्टोन दिया जा रहा है। लेकिन एक सिस्टम विंडो में उसको सब स्पेस के अंदर से कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता और असल ये चीज देखते हुए हैरान हो जाता है। और इसके बाद वो अपना सब स्पेस खोलते हुए कहता है कि क्या वो रिवॉर्ड इसके अंदर है। और उसके बाद जब उस सब स्पेस के अंदर हाथ डालता है तो उसको एक मैप मिलता है और असल उस मैप को देखते हुए कहता है कि अरे ये तो एक मैप है। और रसल के सामने फिर एक और नई सिस्टम विंडो ओपन होती है और उस सिस्टम विंडो रसल को कह रही होती है कि आपको मैप के अंदर उस जगह पे जाना है जहाँ पे मैप के अंदर लोकेशन मार्क करी गई है और इसके बाद आपको उस मिशन को सॉल्व करना होगा। और साथ ही वो सिस्टम विंडो ये भी बताती है कि अगर आप उस लोकेशन के आसपास भी आ जाते हो तो आपको एक लाइट अपने आप रास्ता दिखा देगी और रिवॉर्ड के तौर पे यहाँ पे उसे 5 मिड ग्रेड के माना स्टोन मिलेंगे। लेकिन रसल ये मिशन तभी कंप्लीट कर सकता है जब वो यहाँ पे 3rd सर्कल को अचीव कर लेगा। और रसल ये चीज देखकर परेशान होते हुए अपने मन ही मन में कहता है कि 3rd सर्कल को अचीव करने के बाद का मिशन। और इसके बाद रसल हमें बताता है कि 3rd सर्कल को मैंने रिग्रेस होने से पहले काउंटलेस टाइम ट्राई किया था कि मैं अचीव कर लूं, लेकिन हर समय मैं इस चीज में फेल हो जाया करता था। तो क्या रिग्रेस होने के बाद मैं 3rd सर्कल को अचीव कर सकता हूं? और इसके बाद रसल मैप के अंदर देखते हुए परेशान होते हुए कहता है वैसे आखिरकार ये जगह है कहाँ पे। और इसके बाद अगले सीन के अंदर हम देखते हैं कि रसल प्रोफेसर स्टडी के लाइब्रेरी रूम में आ गया होता है और साथ ही वो किताबें देखते हुए कह रहा होता है अगर मुझे उस लोकेशन के बारे में पता करना है तो मुझे प्रोफेसर स्टडी से कुछ उसके बारे में पता लग सकता है। और इसके बाद रसल लाइब्रेरी में से काफी सारी किताबें लाके अपने सामने रख देता है और उसके बाद वो एक बुक को उठाते हुए कहता है तो चलो एंडमैन किंगडम से शुरू करते हैं। और इसके बाद रसल दूसरी किताब और धीरे धीरे करके वो सारी की सारी किताबों में चेक करने लगता है और इसके कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि इसके सामने किताबों की लाइन लग गई होती है और रसल काफी ज्यादा परेशान होते हुए कहता है कि इन किताबों के अंदर तो उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं है। और इसके बाद रसल उस रूम से बाहर आते हुए कहता है कि मैंने उस लाइब्रेरी के अंदर काफी ज्यादा टाइम अपना बर्बाद कर दिया उस मैप की लोकेशन को ढूंढने में, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सबसे पहले 3rd सर्कल को अचीव करने में ध्यान देना चाहिए। और हम देखते हैं कि रसल के सामने काफी सारे स्टूडेंट होते हैं लेकिन तभी रसल को पीछे से कोई उसका नाम लेके बुलाता है और ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि प्रोफेसर हर्बर्ट होते हैं और वो मुस्कुराते हुए रसल से कहते हैं कि क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे। और रसल भी इस वाली बात से मुस्कुराते हुए एग्री करता है। और अगली सीन के अंदर हमें प्रोफेसर हर्बर्ट के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे प्रोफेसर हर्बर्ट रसल से कहते हैं कि जल्दी समर वेकेशन आने वाला है तो क्या तुमने इस समर वेकेशन में कोई प्लान किया है। और रसल इस वाली बात का रिप्लाई देते हुए कहता है कि नहीं, मैंने इसके बारे में अभी तक कोई भी प्लान नहीं बनाया है। और ये सुनकर प्रोफेसर हर्बर्ट कहते हैं तो अगर ऐसी बात है तो तुम क्यों ना इस समर वेकेशन मेरे रिसर्च को ज्वाइन कर लो और साथ ही रिजल्ट को देखते हुए ऑथर के बगल में तुम्हारा नाम भी दे दिया जाएगा। तो बताओ आखिरकार ये प्रपोजल कैसा है। लेकिन रसल उस किताब को देखे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो अपने मन ही मन में कहता है ये तो। लेकिन प्रोफेसर हर्बर्ट रसल को देखते हुए कहते हैं रसल आखिरकार तुम्हारे मन में चल क्या रहा है। और इसके बाद रसल प्रोफेसर हर्बर्ट को रिप्लाई देते हुए कहता है कि प्रोफेसर हर्बर्ट मुझे माफ करिएगा, असल में इस समर वेकेशन मेरे कुछ प्लान्स हैं। और प्रोफेसर हर्बर्ट ये वाली बात सुनकर अपने मन ही मन में कहते हैं कि क्या इसने थोड़ी देर पहले ये नहीं कहा था कि इसका कोई भी प्लान नहीं है। और इसके बाद रसल एक जगह को पॉइंट करते हुए कहता है कि असल में मेरा यहाँ पे जाने का प्लान है। और इसके बाद प्रोफेसर हर्बर्ट भी उस जगह को देखते हुए कहते हैं कि क्या ये रिजॉर्ट डेस्टिनेशन मालदीवा सिटी है। और इसके बाद अगले सीन के अंदर हमें कार्ड का सीन दिखाया जाता है और उस कार्ड के अंदर रसल बैठा होता है जो कि मालदीवा सिटी की तरफ जा रहा होता है। और इसके बाद रसल सब स्पेस के अंदर हाथ डालते हुए कहता है मुझे ऐसा लगता है कि सफर बहुत ज्यादा लंबा होने वाला है तो क्यों ना मुझे कुछ खा लेना चाहिए। और इसके बाद रसल यहाँ पे माना स्टोन को खा लेता है। और इसके बाद कार्ड के बाहर हम बुजुर्ग आदमी को देखते हैं जो कि घोड़ा चला रहा होता है। वो कहते हैं कि इस बार लगता है कि गर्मी काफी ज्यादा बढ़ रही है। और साथ ही हम कार्ड के पीछे का सीन भी देखते हैं जैसे काफी बड़ी बड़ी आग की लपटें निकल
रही होती है और ये सारी की सारी एनर्जी और कहीं से नहीं बल्कि रसल के अंदर से ही आ रही होती है और ये सारी की सारी चीजें उसके माना स्टोन खाने की वजह से हो रही थी। और रसल उस एनर्जी पर कंसंट्रेट करते हुए कहता है कि मुझे मालदीवा सिटी पहुंचने से पहले थर्ड सर्कल को अचीव करना होगा। और इसके बाद हम लोग प्रोफेसर रॉबर्ट को देखते हैं जो कि कुछ सोचते हुए कह रहे होते हैं कि ये काफी ज्यादा अजीब है कि रसल भी यहाँ पे मालदीव जा रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये काफी अच्छी चीज है क्योंकि अभी के टाइम पे उस पर्सन को भी मालदीव में होना चाहिए। और साथ ही हम यहाँ पे एक लेडी को भी देखते हैं और वो लेडी आसमान की तरफ देखते हुए कह रही होती है कि मालदीवा से एक होम टाउन है लेकिन ये फिर भी काफी ज्यादा सुंदर है। और इसके बाद हम उस लेडी को सामने से देखते हैं और वो लेडी और कोई नहीं बल्कि डारिया होती है। और साथ ही डारिया कह रही होती है कि मेरे ब्रेक लिए हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया। और इसके बाद हम लोग एक सीन को देखते हैं जहाँ पे डारिया बच्चों को 963 नंबर बताते हुए कह रही होती है कि नंबर्स का मतलब एक मैच के लिए काफी ज्यादा स्पेशल है। और इसके बाद डारिया एक तस्वीर को बच्चों को दिखाते हुए कहती है कि जो भी लोग मेज बनने की राह पे चलते हैं उनके लिए 9 सर्कल एक मैजिक के पीक की तरह है। और इसके बाद वो दूसरी तस्वीर को दिखाते हुए कहती है और 6 सर्कल उन मेजेस के लिए होता है जो कि मेजेस की जर्नी पे काफी पहले ही निकल चुके होते हैं और उसके बाद वो आर्क मेज बनने वाले होते हैं। और इसके बाद डारिया एक और तस्वीर को दिखाते हुए बताती है कि जो थर्ड सर्कल होता है वो एक असली मेज बनने की शुरुआत होती है। और इसके बाद सीन प्रेजेंट का दिखाया जाता है जहाँ पे डारिया कहती है कि एक असली जादूगर मैं उम्मीद करती हूँ कि वो बच्चा बहुत अच्छा करे। और वो यहाँ पे और किसी की नहीं बल्कि रसल की बात कर रही होती है। और इसके बाद अगले सीन के अंदर हम देखते हैं कि रसल की कार्ड मालदीवा सिटी तक पहुँच गई होती है और इसीलिए वो कार्ड चलाने वाला पर्सन रसल से कहता है कि डियर कस्टमर आप बाहर आ सकते हैं, हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और साथ ही वो कार्ड चलाने वाला सोच रहा होता है कि आखिरकार वो बाहर क्यों नहीं आ रही। और जैसे ही वो कार्ड चलाने वाला कार्ड के अंदर जाता है वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि कस्टमर। और इसके बाद हम लोग कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे रसल ठूस ठूस के खाना खा रहा होता है और साथ ही वो खाना खाते हुए कह रहा होता है कि मैंने अपने माना को स्टेबल करने में काफी ज्यादा एफर्ट्स डाल दिया। और साथ ही हम पास्ट का सीन भी देखते हैं जो हम लोग को नहीं दिखाया गया था कि रसल ज्यादा एफर्ट्स देने की वजह से कार्ड के अंदर ही बेहोश हो गया था। और इसके बाद रसल अपने अंदर से एनर्जी रिलीज करते हुए कहता है तो आखिरकार मैं थर्ड सर्कल तक पहुँच गया। और साथ ही हम रसल के चेस्ट पर थर्ड सर्कल का साइन भी देख सकते हैं। और साथ ही रसल कह रहा होता है कि मैंने बस कुछ ही महीनों के अंदर मैंने रिग्रेस होने से पहले वाले रसल को सरपास कर दिया। और इसके बाद रसल टेबल पे पैसे रखते हुए कहता है लेकिन मैं बस इतनी सी चीज से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, अब मैं उधर जा रहा हूँ। और साथ ही हमें पास्ट का सिस्टम विंडो का सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पे वो सिस्टम विंडो रसल को कह रहा होता है कि आपको मिशन को कंप्लीट करने के लिए मैप में जो जगह को मार्क किया गया है आपको वहाँ पे जाना है और वहाँ पे जाने के बाद आपको सब कास्ट मिशन को कंप्लीट करना है। और अगर आप उस जगह के करीब जाते हो तो एक लाइट आपको खुद ही रास्ता दिखाने लगेगी। और इसके बाद रसल उस मैप के अंदर देखते हुए कह रहा होता है कि सबसे पहले मुझे इस मैप में मार्क करी हुई जगह को ढूंढना होगा। लेकिन तभी रसल को पीछे से एक आवाज आती है जहाँ पे एक पर्सन चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है पोम्पेलो वोल्केनो टूर जाइए एक अच्छे गाइड के साथ, ये स्पेशल डिस्काउंट बस आज के लिए ही है। और इसके बाद रसल हमें बताता है कि पोम्पेलो एक रेगुलर माउंटेन था लेकिन इसके बाद वो एक वोल्केनो में चेंज हो गया। और ऐसा इसलिए था क्योंकि वहाँ पे एक स्पेशल तरह का क्रिएचर रहने लगा था कि उसने माउंटेन के नेचर को बस वहाँ पे रह के ही पूरी तरीके से बदल दिया। और इस दुनिया के अंदर सिर्फ एक ऐसा क्रिएचर है जो कि ये करने की ताकत रखता है और वो क्रिएचर है रेड ड्रैगन। और इसके बाद रसल कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ से अकेले ही चलना चाहिए। और ये कहकर उस वाटरफॉल के ऊपर से काफी लंबी छलांग लगा देता है। और इसके बाद रसल झरने के पास आके खड़े होके कहता है कि ऐसा लगता है कि वो रेड ड्रैगन ही मेरा मिशन होने वाला है। और तभी रसल के सामने एक लाइट भी आ जाती है जो कि उसको एक दिशा दिखाने लगती है। और रसल उस लाइट को देखते हुए कहता है कि ये तो वही लाइट है जिसके बारे में सिस्टम विंडो ने मेरे को पहले बताया था। और वो लाइट तेजी से जाते हुए उस पानी के झरने के अंदर घुस जाती है। और रसल ये चीज देखते हुए कहता है तो ये इसके अंदर चली गई। और इसके बाद रसल अपनी विंड एरो को क्रिएट करते हुए उस झरने पर एक अटैक कर देता है। और इस अटैक की वजह से उस झरने के अंदर एक एंट्रेंस टाइप का खुल जाता है। और उतने ही टाइम के अंदर रसल कूद के उस झरने के अंदर चला जाता है। और रसल उस अंदर वाली जगह को देखते हुए कहता है कि ऐसा लगा था कि यहाँ पे लावा होगा। और रसल उसके और अंदर जाते हुए कहता है कि सिस्टम विंडो ने मुझे कहा था कि मुझे थर्ड सर्कल को अचीव करने के बाद यहाँ पे आना है, लेकिन यहाँ पे तो किसी भी तरह के मॉन्स्टर्स नहीं दिख रहे। और इसके बाद रसल एक पिलर को टच करते हुए कहता है कि ये पिलर तो काफी ज्यादा पुराना लग रहा है। और इसके बाद रसल की नजर उस लाइट पर भी पहुँचती है जो कि उसको अभी गाइड कर रही थी। और वो लाइट एक मसाल जैसी चीज पर आके लग गई होती है। और इसके बाद रसल उस लाइट को कहता है कि मैं सोच ही रहा था कि आखिरकार तुम कहाँ पर चली गई। और इसके बाद रसल धीरे धीरे करके उसके अंदर और जाने लगता है। लेकिन तभी रसल को कुछ महसूस होता है। साथ ही हम देख सकते हैं कि उसके पीछे एक शैडो भी है। और साथ ही रसल कहता है कि क्या मैं अपने मर्सनरीज के डेज को भूल गया, क्योंकि कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर मॉन्स्टर या बीस्ट नहीं होते और वो जगह पूरी तरीके से शांत होती है, तो इस चीज का मतलब है कि उस जगह पर कोई पावरफुल
चीज रहती है। और इसके बाद रसल जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि उसके पीछे कोमोडो ड्रैगन का भाई कोमोडो लिजार्ड होता है, जो कि दिखने में तो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। और तभी वो कोमोडो लिजार्ड रसल पे अटैक कर देता है और इस अटैक की वजह से रसल के सामने वाली सारी की सारी चट्टान टूट जाती है। लेकिन रसल उस अटैक को डॉज करते हुए सीधा हवा में आ जाता है। और इसके बाद रसल काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि कोमोडो लिजार्ड को 2 मर्सनरी की टीम भी बहुत हाई एफर्ट्स के साथ ही हरा पाती है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से भागना ही सबसे अच्छा ऑप्शन है। लेकिन तभी वो कोमोडो लिजार्ड काफी तेजी से रसल की तरफ बढ़ने लगता है और ये देखकर रसल भी अपनी एनर्जी को अपने हाथ के अंदर स्टोर करने लगता है। और इसके बाद वो एनर्जी स्टोर करते हुए काफी खतरनाक अटैक उस कोमोडो लिजार्ड पे कर देता है। और रसल को पता था कि ये अटैक उसका ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इसीलिए रसल ने वो अटैक बस उसका ध्यान भटकाने के लिए किया था। और इसीलिए अटैक करने के तुरंत बाद ही वो सीधा एंट्रेंस की तरफ भागने लगता है। लेकिन जो 2 पत्थर के गार्ड वहाँ पे एंट्रेंस पे खड़े होते हैं वो रसल को रोक देते हैं और वो गार्ड रसल से कहते हैं कि अपनी मैजिक क्वालिफिकेशन को प्रूफ करो। और ये वाली बात सुनकर रसल काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि आखिरकार ये क्या मजाक है। और रसल के पीछे से वो कोमोडो लिजार्ड भी काफी तेजी से आ रहा होता है और रसल इस चीज को देखते हुए कहता है कि क्या ये मेरा अंत है। लेकिन तभी रसल अपने अंदर से एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है। और साथ ही रसल अपने ड्रैगन फॉर्म के अंदर भी आ गया होता है और फिर वो अपने हाथ में एनर्जी स्टोर करते हुए कहता है अगर ऐसी ही बात है तो मैं इसको जान से मार दूंगा। और इस टाइम रसल के अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी रिलीज हो रही होती है और ये एनर्जी जाके उस क्रिस्टल पे भी लगती है जो कि उस एंट्रेंस गेट पे लगा होता है। और क्रिस्टल पे एनर्जी लगते ही वो कोमोडो लिजार्ड रुक जाता है और हम देखते हैं कि वो रसल के सामने झुक जाता है। और साथ ही रसल को आवाज आती है कि आपकी क्वालिफिकेशन प्रूव हो गई। और इसके बाद उस क्रिस्टल के अंदर से काफी तेज रोशनी बाहर आती है और इसके बाद जैसे ही वो रोशनी खत्म होती है तो हम देखते हैं कि रसल यहाँ पे एक अलग ही जगह पे आ गया होता है। वहाँ पे चारों तरफ आइस फैली होती है, साथ ही वहाँ पे आइस के गोलम्स भी होते हैं, बिल्कुल सोलो लेवलिंग की तरह। और रसल उस जगह को देखते हुए कहता है कि क्या मैं किसी टेलीपोर्टेशन स्पेल की वजह से यहाँ पे आया हूँ। और इसके बाद रसल आगे की तरफ बढ़ने लगता है लेकिन तभी उसकी नजर एक जगह पे जाती है जहाँ पे रसल देखता है कि काफी बड़ा हॉर्न टाइप की चीज होती है। और इस चीज को देखकर रसल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और तभी रसल के सामने एक रेड कलर की सिस्टम विंडो ओपन होती है और उस रेड कलर के सिस्टम विंडो के अंदर लिखा होता है कि यहाँ पे सारे के सारे आइस गोलम्स को आपको हराना है और साथ ही आपको ट्रायल ऑफ फायर को भी पास करना है। रिवॉर्ड के तौर पे आपको मिड ग्रेड के 5 माना स्टोन दिया जाएगा। और रसल आइस गोलम वाली बात सुनते हुए पीछे की तरफ देखते हुए कहता है कि अगर ये आइस गोलम है तो इसका मतलब। और इससे पहले रसल कुछ आगे क्या था वो सारे के सारे गोलम भी अपनी जगह से हिलने लगते हैं और रसल उन सारे के सारे ही गोलम को देखते हुए कहता है कि आखिरकार इस सिस्टम विंडो का मतलब क्या है कि मुझे अकेले ही इन सब से डील करनी पड़ेगी। लेकिन इसके बाद रसल अपने हाथ में एनर्जी को स्टोर करते हुए कहता है कि काफी सारे हैं। और इसके बाद रसल काफी खतरनाक अटैक एक गोलम पे कर देता है और अटैक करते हुए रसल कहता है कि अगर मुझे इन गोलम्स को हराना है तो मुझे इनके कोर को डिस्ट्रॉय करना होगा। लेकिन जब वहाँ से धुआं हटता है तो रसल उस गोलम को देखते हुए कहता है कि मेरे अटैक की वजह से इस गोलम के ऊपर बस एक ही क्रैक आया है। और इसके बाद रसल गुस्से में कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि फायर इसके लिए इतना काफी नहीं है। और इसके बाद वो अपने विंड एनर्जी को कास्ट करने लगता है लेकिन वो कास्ट ही नहीं होती। और रसल ये चीज देखते हुए कहता है कि क्या मैं मैजिक कास्ट नहीं कर सकता। और साथ ही हम देखते हैं कि ऊपर से एक गोलम रसल पे अटैक करने के लिए आ रहा होता है और फिर रसल तभी लाइटनिंग अटैक को भी चार्ज करने लगता है लेकिन वो भी नहीं होती। पर वो आइस गोलम तब तक रसल पे अटैक कर देता है लेकिन रसल उस अटैक को डॉच कर लेता है। और इसके बाद रसल याद करता है कि सिस्टम विंडो के अंदर लिखा था कि उसको ट्रायल ऑफ फायर को पास करना है और शायद यही वजह है कि मैं मैजिक को यूज नहीं कर सकता क्योंकि वो फायर बेस्ड नहीं है। और तभी एक और गोलम रसल पे अटैक कर देता है लेकिन रसल उस अटैक को भी डॉच कर लेता है। लेकिन रसल का पैर डॉच करने की वजह से एक जाके पत्थर पे लगता है और इस वजह से रसल तेजी से जाके दीवार से लड़ जाता है। अब सारे के सारे गोलम्स ने रसल को चारों तरफ से घेर लिया होता है और इसके बाद रसल खून पोंछते हुए काफी गुस्से में उन गोलम्स की तरफ बढ़ने लगता है और साथ ही उसने अपने हाथ में फायर को भी स्टोर कर लिया होता है और वो कहता है अब इस चीज को खत्म करने की बारी है। और साथ ही रसल के अंदर से काफी खतरनाक फायर एनर्जी भी रिलीज हो रही होती है और इसके बाद रसल काफी सारे फायर एरो को उन गोलम्स पे शूट कर देता है और इस अटैक की वजह से उस गोलम का कोर भी रसल को दिखने लगता है और रसल बिना टाइम वेस्ट करे सीधा एक और अटैक उसके कोर पे कर देता है और इस अटैक की वजह से वो आइस गोलम पूरी तरीके से टूट के बिखर जाता है। लेकिन इस अटैक की वजह से रसल की भी हालत कुछ ज्यादा ठीक नहीं होती और इसीलिए रसल हाफते हुए कहता है कि अब तुम दोनों की बारी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इन दोनों को टेक डाउन करने से पहले ही मेरा माना पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। लेकिन रसल थोड़ा सीरियस होते हुए कहता है और इसीलिए मेरे को प्लान की जरूरत है। और उनमें से एक गोलम रसल पर अटैक करता है लेकिन रसल उस अटैक को डॉच कर लेता है और साथ ही रसल एक चीज को याद करते हुए कहता है कि मुझे एक ही अटैक के अंदर इनकी आइस शील्ड को तोड़ना होगा और इसीलिए मुझे अपनी ताकत को एक ही जगह पे कंसंट्रेट करना होगा और इसका आंसर है डेंसिटी। सबसे पहले मुझे दूरी बना के कास्टिंग करनी
नहीं होगी। और हम देखते हैं कि रसल उन गोलम से काफी दूर आ गया होता है और फिर रसल कहता है कि मुझे फायर एरो को बनाना होगा, लेकिन मिड रेंज के फॉर्मूले को कंबाइन करते हुए। और हम देखते हैं कि रसल ने यहाँ पे एक फायर एरो को क्रिएट कर लिया होता है और साथ ही रसल कहता है कि फिर मुझे इसके अंदर एप्लीकेशन फॉर्मूले को जोड़ना होगा। और फिर रसल कहता है कि और आखिरी चीज कि मुझे इन सब को जोड़ते हुए फॉर्मूला कंप्रेशन को यूज करना होगा। और हम देखते हैं कि रसल के हाथ में काफी खतरनाक फायर एरोज आ चुके होते हैं और रसल उन सारे के सारे फायर एरो को मर्ज करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि एक आइस गोलम रसल पे अटैक करने के लिए आ चुका होता है और रसल इस चीज को देखते हुए काफी तेज चिल्लाते हुए कहता है कि प्लीज मर्ज हो जाओ। और तभी हम देखते हैं कि काफी खतरनाक अटैक रिलीज होता है और हम देखते हैं कि उस गोलम के बीच में काफी बड़ा छेद हो गया होता है और इसके बाद वो गोलम टुकड़ों के अंदर बिखर जाता है। और हम देखते हैं कि रसल भी अपने ड्रैगन फॉर्म के अंदर आ चुका होता है और साथ ही उसके हाथ में एक फायर स्पेयर भी होती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि रसल के सामने एक सिस्टम विंडो ओपन होती है जो कि रसल से कहती है कि आपने फायर एलिमेंट को पूरी तरीके से समझ लिया है और साथ ही उसकी लिमिट्स को भी तोड़ दिया है और साथ ही आपके इंटरमीडिएट के फायर एलिमेंट की प्रोफेंसी भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और इसके बाद रसल कहता है कि मैं फिफ्थ सर्कल की एनर्जी को फील कर सकता हूँ। और इसके बाद रसल उस स्पेयर की तरफ देखते हुए कहता है कि मैंने अपने काफी ज्यादा माना को स्पेयर के अंदर लगा दिया। और इसके बाद रसल काफी तेजी से उन गोलम्स की तरफ बढ़ जाता है और साथ ही वो सारे के सारे गोलम्स भी रसल की तरफ अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। लेकिन अगले ही सीन के अंदर हम देखते हैं कि सामने आने वाले सारे के सारे गोलम्स को रसल ने एक ही अटैक में खत्म कर दिया होता है। लेकिन यहाँ पर अभी भी काफी सारे गोलम्स होते हैं जिन्होंने रसल को चारों तरफ से घेर लिया होता है। लेकिन रसल को अब उन गोलम से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता और वो काफी कूल अंदाज में कहता है कि 4 गोलम मेरे लेफ्ट के साइड है। और इसके बाद रसल अपने स्पेयर की मदद से उन पर भी अटैक कर देता है और ऐसा कर करके रसल उनके अटैक को डॉज करते हुए उन पर अटैक भी कर रहा होता है। और इसके बाद रसल एक गोलम के बिल्कुल बीचों बीच में अटैक करते हुए कहता है कि ये आखिरी, और इस वजह से वो गोलम भी मारा जाता है। लेकिन तभी रसल के पीछे से एक और गोलम उस पर अटैक कर देता है और ये अटैक काफी ज्यादा खतरनाक होता है, इसीलिए रसल काफी तेजी से पीछे जाके लड़ता है। और रसल अपनी जख्मी हालत में ही कहता है अगर मैंने अपने स्पेयर से इस अटैक को काउंटर ना किया होता तो मैं पक्का यहाँ पे मारा जाता। और रसल का वो फायर स्पेयर भी धीरे धीरे करके कमजोर होता जा रहा होता है। और इस चीज को देखते हुए रसल कहता है कि मेरे पास बस सांस लेने तक का माना बचा है। और फिर रसल उठते हुए कहता है कि इस सिचुएशन के अंदर मुझे एक फाइनल स्ट्राइक को यूज करना होगा। और ये वाली बात कहते हुए रसल एक फाइनल अटैक उस लास्ट वाले गोलम पे कर देता है और हम देखते हैं कि इस अटैक की वजह से उस गोलम के बीच में भी काफी बड़ा छेद हो गया होता है। और इस चीज को देखते हुए रसल कहता है कि मैंने ये कर दिया। लेकिन ये वाली बात कहते ही रसल यहाँ पे अनकॉन्शियस हो जाता है। और इसके बाद रसल का हमें सिस्टम विंडो दिखाया जाता है और सिस्टम विंडो के अंदर बताया जाता है कि रसल ने अपने मिशन को कंप्लीट कर लिया है और इसीलिए उसको रिवॉर्ड के तौर पे 2 लो ग्रेड के माना स्टोन दिए जाते हैं और साथ ही 3 मिड ग्रेड के माना स्टोन और उसको क्लियर रिवॉर्ड के तौर पे किंग का हॉर्न दिया जाता है जो कि प्यूरिफिकेशन फायर भी होता है। और इसके बाद एक और सिस्टम विंडो आती है जो कि कहती है कि आपको रिवॉर्ड दिया जा रहा है। और इसके बाद हम उस हॉर्न को देखते हैं जिसके अगल बगल की चेन टूट चुकी होती है और साथ ही उस हॉर्न के अंदर से एक्सट्रीम लेवल की फायर भी रिलीज हो रही होती है। और साथ ही एक और सिस्टम विंडो आती है जो कि कहती है कि भूले हुए सपने का एवोल्यूशन चालू होता है और जिस राजा को बुला दिया गया था उन्होंने अपना कदम आगे बढ़ा दिया है ताकि वो रिवॉर्ड दे सके। और इसके बाद हम देखते हैं कि रसल की आंखें खुलती है। लेकिन जब रसल की आंखें खुलती है तो ये देख के काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उसको गोल्डन चेन की वजह से बांधा होता है। साथ ही उसके मुंह के सामने सिस्टम विंडो भी ओपन होती है और रसल इन सब चीजों को नोटिस करते हुए कहता है कि आखिरकार मैं कहाँ पे हूँ। और साथ ही रसल के सामने काफी सारी सिस्टम विंडो ओपन होती है जो कि उसे वही सारी बातें बता रही होती है कि आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा। और रसल भी उस सिस्टम विंडो की बातें पढ़ते हुए कह रहा होता है कि क्या जिस जगह पे वो हॉर्न था वो हॉर्न नहीं था और अगर वो सच में रिवॉर्ड है तो मुझे टॉर्चर जैसा फील क्यों हो रहा है। और इसके बाद रसल के मन में एक आवाज आती है जो कि उसे कहती है कि ये रिवॉर्ड उसके लिए है जिसने फायर ऑफ ट्रायल को पास किया है। और रसल इस वाली आवाज को सुनते हुए कह रहा होता है कि आखिरकार ये कैसी आवाज है। और साथ ही हम देखते हैं कि रसल के सामने वही हॉर्न होता है और वो हॉर्न रसल से कहता है कि मैं तुम्हें किंग्स की पावर का एक हिस्सा देता हूँ। और ये वाली बात कहने के बाद वो हॉर्न काफी तेजी से रसल की तरफ बढ़ने लगता है और रसल भी चीज को देखते हुए काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। साथ ही वो कहता है आखिर ये क्या हो रहा है। लेकिन इससे पहले रसल को समझता वो हॉर्न काफी तेजी से रसल के पेट में आके लग जाता है और इस वजह से रसल की काफी तेज चीख निकल जाती है और यहाँ तक रसल के अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी भी बाहर आ रही होती है। और साथ ही वो आवाज रसल से कह रही होती है प्लीज इस पावर से इस दुनिया को बदल दो। और रसल के अंदर से काफी तेज एनर्जी बाहर आ रही होती है। साथ ही हम रसल के ऊपर एक ड्रैगन का फिगर भी देखते हैं। और इसके बाद अगला सीन हमें एक बीच का दिखाया जाता है जहाँ पे रसल जमीन पे पड़ा होता है और इसके बाद रसल उठते हुए कहता है कि आखिरकार मैं कहाँ पे हूँ। और साथ ही हम देखते हैं कि रसल के सामने मालदीवा सिटी होती है और ये देखते हुए रसल कह रहा होता है कि क्या मालदीवा सिटी, आखिरकार मेरे साथ लास्ट टाइम हुआ क्या था। लेकिन तभी रसल के सामने काफी सारी सिस्टम
विंडो आने लगती है। और मैं आपको शॉर्ट करके बता देता हूँ कि आखिरकार इस सिस्टम विंडो में क्या लिखा है। तो इस सिस्टम विंडो के अंदर बताया जाता है कि रसल ने किंग के हॉर्न को एब्जॉर्ब कर लिया है, साथ ही उसकी फायर अंडरस्टैंडिंग एडवांस हो चुकी है। और तभी रसल अपनी फायर एनर्जी को टेस्ट करने के लिए अपनी थोड़ी सी पावर को रिलीज करता है। और रसल के ऐसा करते ही उसको चारों तरफ काफी खतरनाक एनर्जी रिलीज होने लगती है। और इस एनर्जी को देखते हुए रसल कहता है कि क्या ये फोर्थ सर्कल है। और इसके बाद रसल खुश होते हुए कहता है कि उनको मारना काफी ज्यादा मुश्किल था और इसीलिए उसके हिसाब से ये रिवॉर्ड काफी ज्यादा अच्छा है। लेकिन तभी रसल के पीछे से एक आवाज आती है जो कि उसे कहती है कि रसल तुम्हें यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। और ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि डारिया दी स्नो वाइट होती है। एंड इसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रसल डारिया को कह रहा होता है कि मैं तो यहाँ पे इसलिए आया था क्योंकि मेरे अंदर का माना कुछ ज्यादा ही रिलीज हो रहा था। और इस वाली बात का रिप्लाई देते हुए डारिया उससे कहती है कि हाँ तुम्हारे जैसा कोई जीनियस ही यहाँ पे आएगा। और ये वाली बात सुनकर रसल भी डारिया का धन्यवाद करता है। और साथ ही रसल डारिया से कहता है कि मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं यहाँ पे टावर मास्टर से मिल पाऊंगा। लेकिन तभी हम डारिया को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा इंटेंस लुक बनाते हुए रसल की तरफ देख रही होती है। और साथ ही डारिया अपने मन ही मन में कह रही होती है कि इतने कम समय के अंदर फोर्थ सर्कल, और इसका माना पिछली बार से तो और भी काफी ज्यादा प्योर हो चुका है कि क्या इसका मतलब ये कोई जीनियस नहीं बल्कि एक प्रोडिजी है। और इसके बाद रसल डारिया से पूछता है तो टावर मास्टर आपको ऐसी क्या चीज है जो मालदीवा सिटी तक खींच लाई है। और इसका रिप्लाई देते हुए डारिया उससे कहती है कि कोई ऐसी बड़ी बात तो नहीं है लेकिन ये जगह मेरा होम टाउन है। और रसल भी इस वाली बात से हैरान होते हुए कहता है कि क्या आपका होम टाउन। और डारिया इस वाली बात का रिप्लाई देते हुए कहती है हाँ यही वजह है, इसीलिए मैं हर समर वेकेशन यहाँ पे घूमने के लिए आती हूँ। और इसके बाद डारिया भी यही सेम बात रसल से पूछती है तो चलो रसल तुम भी बताओ कि आखिरकार मालदीवा सिटी में ऐसा क्या है जो कि तुम्हें यहाँ तक खींच लाया। और रसल ये वाली बात सुनकर अपने मन ही मन में कहता है कि अगर मैंने इनको सच बता दिया तो ये काफी ज्यादा जल्दी हो जाएगा। और इसके बाद रसल एक बहाना देते हुए कहता है कि मैं इस दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। और डारिया भी ये वाली बात सुनकर कहती है अच्छा ऐसी बात है। और साथ ही डारिया अपने मन ही मन में कहती है कि क्या मुझे उस टेस्ट के लिए इस बच्चे की एबिलिटी को यूज करना चाहिए। और इसके बाद डारिया रसल से कहती है कि अगर ऐसी बात है तो क्या तुम मेरी छोटी सी हेल्प करोगे। और इससे पहले रसल कुछ आगे पूछता डारिया एक चुटकी बजाते हुए रसल की ड्रेस चेंज कर देती है। और रसल भी उस कपड़े के ऊपर एक पैटर्न देखते हुए कहता है कि क्या ये फ्लेम टावर का पैटर्न है। और इसके बाद डारिया रसल से कहती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी बात नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि तुम अपने एबिलिटीज की मदद से इस चीज को हैंडल कर लोगे। और तभी रसल के सामने भी उसका सिस्टम विंडो ओपन हो जाता है। और उस सिस्टम विंडो के अंदर लिखा होता है कि आपको डारिया दी स्नो वाइट के ट्रायल को पास करना है। और मिशन ये है कि आपको डारिया की मदद करनी है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाले पायरेट्स के शिप को आपको हराना है। और यही डारिया का ट्रायल है जिसको आपको पास करना है। और रिवॉर्ड के तौर पे आपको मिड लेवल का माना स्टोन दिया जाएगा। और रसल भी ये वाली बात सुनकर हैरान होते हुए कहता है कि क्या पायरेट्स ही होती है। तुम्हें ये वाली बात पहले से ये पता होगी कि एंडीमियन के अंदर स्लेव्स को रखना पूरी तरीके से मना है। और यही वजह है कि स्लेव्स को ले जाने वाली शिप्स भी पोर्ट में अलाउ नहीं है, यहाँ तक एंडीमियन के किसी भी प्लेस पर नहीं। और इसीलिए स्लेव ट्रेडर्स ट्राई कर रहे हैं कि वो मेरे होम टाउन मालदीवा सिटी के अंदर ही पोर्ट बना सके। और अगले सीन में हम देखते हैं कि डारिया रसल को लेके एक बोट से कहीं पे जा रही होती है। और साथ ही डारिया रसल से कहती है कि ऑफ कोर्स मैं उनको खुद से हैंडल कर सकती हूँ, लेकिन इस बार हमें स्लेव के साथ साथ शिप की रक्षा भी करनी है। और यही वजह है कि मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ रही है। और इसके बाद रसल कहता है तो आपका मतलब है कि एक डुअल ऑपरेशन है। और डारिया भी इस वाली बात से एग्री करते हुए कहती है कि हाँ तुम समझ गए। लेकिन इसके बाद रसल अपने मन ही मन में कहता है लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि फ्लेम टावर की मास्टर को अगर किसी सपोर्ट की जरूरत होती है तो टावर से 100 मेज खाली उनके एक ही इशारे पर आ जाएंगे। तो आखिरकार उनको मुझ जैसे पर्सन की जरूरत क्यों पड़ रही है। देख ऐसा लगता है कि ये मेरा कोई ट्रायल लेने वाली है। और साथ ही हम देखते हैं कि डारिया और रसल एक शिप की तरह पहुंच गए होते हैं। और इसके बाद डारिया रसल से कहती है कि जो कुछ भी यहाँ पे होने वाला है हो सकता है कि वो तुम्हारे ऊपर बोझ बन जाए, लेकिन तुम्हें एक बात याद रखनी होगी जो कि गार्डियन नोबल्स होते हैं उनके सफर में बहुत सारी उलझने आती हैं। उन सारे के सारे उलझनों को पास करके ही वो एक गार्डियन बनते हैं। और इसके बाद डारिया एक जंप लगाते हुए कहती है कि जैसे ही उनका ध्यान भटकेगा तुम्हें इस मौके का फायदा उठा के लोगों की जान बचानी है। और तभी हम देखते हैं कि डारिया काफी ऊंचे आसमान में आ चुकी होती है। और डारिया आसमान में आने की बात कहती है तो चलो यहाँ पे ध्यान भटकाने की बारी आ चुकी है। और तभी हम देखते हैं कि डारिया अपनी पावर को यूज करने लगती है। और हम देखते हैं कि इसी वजह से डारिया के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होती है। और हम देखते हैं कि ये सारी की सारी चीजें उन पायरेट्स ने भी नोटिस कर लिया होता है। उनमें से एक पायरेट चिल्लाते हुए कहता है कि काफी बड़ा खतरा है, जल्दी से सारे के सारे अपनी जगह से हटो। और इसके बाद वो कहता है तो चलो जल्दी से अब इस पर अटैक करो। और डारिया उनकी ये वाली बात सुनकर मुस्कुराने लगती है। और साथ ही हम देखते हैं कि डारिया के हाथ में एक छोटी सी फायर बॉल होती है। और साथ ही डारिया उन लोगों से कहती है कि तुम तो इस छोटे से फायर बॉल के लायक भी नहीं हो, आखिरकार तुम जैसे बेवकूफ लोगों की हिम्मत कैसे
कैसे हुई मेरे होम टाउन में आके छुपने की। और ये वाली बात कहने के बाद डारिया उस छोटी सी फायरबॉल को उनकी तरफ थ्रो कर देती है और हम देखते हैं कि उस फायरबॉल के काफी सारे छोटे छोटे टुकड़े जमीन पर गिरने लगते हैं। और साथ ही डारिया की बैकग्राउंड में से आवाज आ रही होती है जो कि कह रही होती है कि चलो देखते हैं कि क्या तुम लोगों के पास इतने भी स्किल है कि तुम इस फायरबॉल के सामने टिक पाते हो। और जैसे जैसे वो फायरबॉल जहाँ जहाँ पे गिरती है वहाँ पे आग लगने लगती है। और इसके अगले ही पल में हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ पर वो फायरबॉल गिरी होती है वो फायरबॉल एक अलग ही तरह का शेप लेने लगती है, जहाँ पे उन फायरबॉल ने मिलकर काफी सारे पायरेट्स को घेर लिया होता है। और साथ ही हम यहाँ पे रसल को भी देखते हैं जो कि शिप पर चढ़ गया होता है। और साथ ही रसल भी उन लोगों को देखने लगता है, जहाँ पे एक पर्सन फायरबॉल पे अटैक करते हुए कह रहा होता है कि मेरे सामने से हट जाओ। लेकिन तभी वो फायरबॉल काफी गुस्से में पूरे के पूरे उस आदमी के शरीर पर ही चिपक जाती है। और रसल भी इस अटैक को देखते हुए कहता है कि बस डारिया के एक छोटे से अटैक ने इस पूरे के पूरे शिप पर ही कब्जा कर लिया। मैं लाइफ में पहली बार ऐसे किसी पर्सन को देख रहा हूँ। लेकिन इसके बाद रसल एक तरफ देखते हुए कहता है कि अभी इस चीज का समय नहीं है। और इसके बाद रसल भी उसी जगह पर चला गया होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक पायरेट बैठा होता है और फिर वो कहता है कि आखिरकार ये कैसी आवाजें आ रही हैं। और साथ ही हम स्लेव्स को भी देखते हैं जो कि चिल्ला चिल्ला कर कह रहे होते हैं कि आखिरकार वो लोग आ गए, अब हम लोग यहाँ पे बच जाएंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं वो कमीना पायरेट उसी पिंजरे के ऊपर तलवार मारते हुए कहता है कि इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आखिरकार यहाँ पे कौन आया है, तुम लोग हमारी कैद से नहीं निकल सकते। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस पायरेट के पीछे कोई सा गला पकड़ते हुए कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। और हम देखते हैं ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि रसल ही होता है जो कि आते ही कहता है लाइटनिंग। और ये कहते ही उस पर्सन को काफी तेज झटका लगता है और इस अटैक की वजह से उस पायरेट की हालत पूरी अधमारी हो चुकी होती है। और इसके बाद रसल कहता है कि चलो ये अच्छी बात है कि यहाँ पे और कोई नहीं है। लेकिन तभी उस स्लेव में से एक स्लेव रसल को देखते हुए कहती है कि क्या तुम हमें यहाँ पे बचाने आए हो। और ये वाली बात सुनने के बाद रसल मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ तुम सही समझ रही हो, लेकिन मेरे हिसाब से अभी तुम्हें यहीं पे रहना चाहिए जब तक शिप पर से सारे पायरेट्स खत्म नहीं हो जाते। और ये वाली बात सुनकर वो स्लेव कहती है कि हे भगवान आखिरकार आपने मेरी प्रेयर को सुन लिया। लेकिन तभी रसल की नजर एक पिंजरे की तरफ जाती है और ये चीज देखकर रसल काफी गुस्से में कहता है कि क्या इन लोगों ने बच्चों को भी स्लेव बना रखा था। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पे और भी काफी सारे पायरेट आ चुके होते हैं जो कि रसल की तरफ देखते हुए कहते हैं कि देखो वहाँ पे आखिरकार वहाँ पे कौन है। लेकिन तभी उन लोगों की नजर अपने साथी पर चली जाती है जिसकी हालत खराब हो चुकी होती है। और तभी उनमें से एक पायरेट अपने हथियार को निकालते हुए कहता है कि जल्दी से इस कमीने को पकड़ो। और इसके बाद वो सारे के सारे लोग रसल की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन रसल काफी गुस्से में अपने लाइटिंग अटैक को चार्ज करते हुए कहता है कि तुम लोग मुझे पकड़ोगे, आखिरकार तुम्हें क्या बात कर रहे हो, बल्कि मुझे तुम्हें पकड़ने की जॉब मिली है। और ये अटैक सेकंड सर्कल का होता है और इस अटैक का नाम होता है लाइटनिंग चेन। और बस इसी अटैक की वजह से वहाँ पे सारे के सारे पायरेट एक ही बार में निपट गए होते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि रसल एक पिंजरे की तरफ आ गया होता है और उस पिंजरे के अंदर से आवाज आ रही होती है कि क्या तुम फ्लेम टावर के मैजिशियन हो। और इसके बाद रसल उस पिंजरे के अंदर देखने के लिए अपने पावर की मदद से वहाँ पे रोशनी कर देता है। और रोशनी होने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे काफी सारे एल्फ होते हैं। और इसके बाद उन्हीं एल्फ में से एक एल्फ कहता है कि मुझे ऐसा इसलिए लगा क्योंकि तुम्हारे पास फ्लेम टावर का पैटर्न है। और इसके बाद रसल उनको ना में जवाब देते हुए कहता है कि मैं फ्लेम टावर से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। लेकिन इससे पहले रसल आगे कुछ कहता उससे पहले ही वो एल्फ काफी एटीट्यूड के साथ कहता है तो फिर ठीक है जाके जल्दी से दरवाजा खोलो। और इस तरीके की बात करने के तरीकों को देखकर रसल अपने मन ही मन में कहता है मुझे तो दरवाजा खोलना ही है, लेकिन आखिरकार इसकी टोन इतनी ज्यादा अजीब क्यों है कि कहीं ऐसा इसीलिए तो नहीं कि इसको एल्फ होने पर काफी ज्यादा गर्व है। लेकिन तभी उस एल्फ के पीछे से आवाज आती है कि बस करो, अपनी रिस्पेक्ट उस पर्सन के लिए शो करो। और हम देखते हैं कि ये पर्सन एक लेडी एल्फ होती है जो कि रसल के बारे में कहती है कि ये पर्सन कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। इस पर्सन के अंदर से मानक के साथ सूरज के उगते हुए एलिमेंट की खुशबू भी आ रही है। अरे लेकिन एक सेकंड, इनके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन क्यों नहीं आ रहा? मतलब लिटरली यार बिना कोई एक्सप्रेशन के साथ ये बोले तो कितना ज्यादा अजीब लगता है। तो जो का पार्ट आगे कंटिन्यू करते हैं और इसके बाद हम देखते हैं कि वही एरोगेंट एल्फ कहता है इयोनिम आपका इससे मतलब क्या है कि ये कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। और कहीं इसमें आपको बता दूं कि इस लेडी का नाम इयोनिम है। और इसके बाद इयोनिम कहती है कि मुझे इस पर्सन के अंदर से स्पिरिट्स की सेंट आ रही है। और ये वाली बात सुनकर रसल भी थोड़ा हैरान हो गया होता है। और साथ ये सुनकर एक एल्फ कहता है कि क्या सच में कुछ ऐसा भी हो सकता है। और इसके बाद वो एरोगेंट एल्फ कहता है क्या एक स्पिरिट की सेंट किसी इंसान के अंदर से आ सकती है। और ये सुनकर रसल भी काफी प्यारे तरीके से अपने शरीर को सूंघते हुए कहता है कि आखिरकार किस तरीके की सेंट। और इसके बाद वो एरोगेंट एल्फ रसल की तरफ झुकते हुए कहता है कि प्लीज इयोनिम और हमें बचा लीजिए। और इसके बाद सारे के सारे एल्फ अपना सर झुका के रसल को रिस्पेक्ट शो करने लगते हैं। और ये चीज देखकर रसल भी हैरान होते हुए कहता है कि ये एल्फ जो कि अपने ऊपर काफी ज्यादा गर्व करते हैं, इनका तो बात करने का तरीका ही सिर्फ कुछ शब्दों के अंदर ही बदल गया। और साथ ही वो इयोनिम को देखते हुए कहता है कि क्या ये कोई हाई एल्फ है? नहीं ऐसा नहीं है ये, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा है।
और इसके बाद हम देखते हैं कि रसल अपने हाथ में हीट को स्टोर करते हुए उस ताले को पिघलाने लगता है। लेकिन तभी ओएनिम रसल से कहती है कि हमारे गार्डियन, क्या आपने यहाँ पे सारे के सारे मॉन्स्टर पायरेट्स को हरा दिया है। और ये वाली बात सुनकर रसल भी हैरान होते हुए कहता है कि क्या मॉन्स्टर पायरेट्स। और इसके बाद एओनिम रसल को बताना शुरू करती है कि जो हमारे स्किल्ड वॉरियर थे जो कि मैजिक में काफी ज्यादा अच्छे थे, वो भी इन मॉन्स्टर पायरेट्स के सामने नहीं टिक पाए। और साथ ही एओनिम कहती है कि उनके पास काफी ज्यादा ग्रेट पावर है। और इसके बाद हम लोग एक पर्सन को देखते हैं जो कि मुस्कुराते हुए एक जगह पर देख रहा होता है। और इसके बाद हम लोग शिप के ऊपर का सीन देखते हैं, वहाँ पर भी एक टकला पर्सन खड़ा होता है जो कि उन फायर स्पिरिट को देखते हुए कह रहा होता है ये कितने ज्यादा क्यूट है। लेकिन उसके बाद अचानक वो एक अटैक चार्ज करता है और सीधे एक फायर स्पिरिट पे कर देता है। और उसके बस एक अटैक की वजह से ही वो फायर स्पिरिट खत्म हो जाती है। और इसके बाद वो टकला पर्सन कहता है कि आखिरकार तुम लोग बस एक बेकार से अटैक के सामने इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो। और उस पर्सन को देख के उसके बैकग्राउंड से आवाज आ रही होती है कि कैप्टन यहाँ पे आ चुके हैं। और साथ ही वो लोग डायरिया को कह रहे होते हैं कि हमारे कैप्टन यहाँ पे आ चुके हैं, अब ये तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। लेकिन ये सुनकर डायरिया मुस्कुराते हुए कहती है कि ये कितना ज्यादा मजेदार है। और इसके बाद डायरिया एक सेकंड से भी कम समय के अंदर उस टकले के सामने जाके खड़ी हो जाती है। और साथ ही डायरिया भी अपनी काफी सारी एनर्जी को रिलीज कर रही होती है। और ये देखकर वो टकला वाला पर्सन कहता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इतना ज्यादा पास आके मुझे चैलेंज करने की। और इसकी रिप्लाई में डायरिया कहती है कि ऐसा लगता है कि तुम यहाँ की कैप्टन हो। और इस सुनकर वो पर्सन काफी चौड़ में कहता है कि हाँ, मैं इस शिप का कैप्टन हूँ और मेरा नाम कलिका है। और इसके बाद डायरिया कहती है कि तुम्हारे ऑरा को देख के ये साफ पता चल रहा है कि तुम एक टाइम पे कभी नाइट हुआ करते थे, तो फिर आखिरकार तुम ऐसी कोई गिरी हुई हरकत क्यों कर रहे हो कि क्या कोई नाइट पैसों के लिए इतना ज्यादा गिर सकता है। और ये वाली बात सुनकर कलिका काफी तेजी से हंसते हुए कहता है कि हम तो भाई स्लेव ट्रेड करके काफी ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। और ये सुनकर डायरिया हैरान होते हुए कहती है कि क्या तुम्हारा भाई। और इसके बाद कलिका अपने हाथ में स्वॉर्ड पकड़ते हुए सीधा डायरिया की तरफ बढ़ जाता है और वो डायरिया पे काफी खतरनाक स्लैश कर देता है। और इस अटैक का इम्पैक्ट रसल के साइड भी पड़ता है। लेकिन तभी रसल कहता है कि काफी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन तभी कोई वहाँ पे धमाका करते हुए आता है। लेकिन रसल अपने आप को बचाने के लिए अपने चारों तरफ एक शील्ड लगा लेता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि कोई पर्सन वहाँ पे आते हुए रसल से कहता है तो अच्छा, तुमने शील्ड की मदद से इसको ब्लॉक कर लिया, तो इसका मतलब तुम एक मैजिशियन हो। और साथ ही हम देखते हैं कि उस पर्सन के अंदर से काफी खतरनाक ऑरा बाहर आ रहा होता है। और रसल उसके ऑरा को देखते हुए कहता है कि इसका ऑरा देख के ऐसा लग रहा है कि ये एक नाइट है। लेकिन तभी रसल के सामने उसका सिस्टम विंडो ओपन हो जाता है और सिस्टम रसल को कहता है कि एक डिफिकल्ट बैटल होने वाला है। ये आपका पहली बार है कि आप किसी स्वॉर्ड्समैन से फाइट करोगे और इसीलिए अगर आप इस वाले बैटल को जीत जाते हो तो आपको मिड ग्रेड के 5 माना स्टोन दिया जाएगा। और साथ ही हम यूनियम को देखते हैं जो कि रसल को कहती है कि गार्डियन केयरफुल रहना, ये पर्सन वाइस कैप्टन है पायरेट गैंग का। और साथ ही हम उस पर्सन को भी देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। और इसके बाद वो पर्सन रसल से कहता है कि तुम मैजिशियन ही क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारे पास अभी भी एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि तुमने मेरे साथियों को जान से मारा नहीं है, बस तुमने उनको नॉकआउट कर दिया है। और इसीलिए अगर तुमने उनको नॉकआउट कर दिया था तो तुम्हें उन्हें जान से मार देना चाहिए था। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एग्जाम्पल देके बताता हूँ। और ये कहने के बाद वो रसल पे अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। और इसके बाद रसल अपने लाइटनिंग अटैक को चार्ज करते हुए कहता है कि अगर मैंने यहाँ पे अपने फायर मैजिक को यूज किया तो यहाँ पे काफी ज्यादा तबाही हो जाएगी और इसीलिए मुझे अपने लाइटनिंग बोल्ट को यूज करना होगा। और ये कहने के बाद रसल काफी तेजी से अपने लाइटनिंग को चार्ज करने लगता है। और ये देखकर वो टकला वाइस कैप्टन कहता है तुम एक लाइटनिंग का यूज एक स्वॉर्ड्समैन के सामने कर रहे हो। और इसके बाद वो टकला कैप्टन भी अपने स्वॉर्ड्स को रेडी करते हुए रसल पे अटैक करने लगता है। लेकिन वो यहीं पे नहीं रुकता, वो रसल की तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगता है। और ये देखकर रसल कहता है तो ये मुझ पर अटैक करने के लिए आ रहा है, लेकिन इस चीज का मुझ पर कोई भी असर नहीं होगा। और रसल ऐसा इसीलिए कह रहा होता है क्योंकि उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिसिटी फैली होती है। लेकिन रसल देखता है कि वो टकला पर्सन उसके लाइटनिंग को काउंटर कर रहा होता है। और ये चीज देखकर रसल काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि वो टकला वाइस कैप्टन रसल की तरफ अटैक करने के लिए आ चुका होता है। लेकिन रसल के चारों तरफ एक शील्ड बनी होती है। लेकिन वो टकला वाइस कैप्टन रसल की शील्ड को धीरे धीरे करके तोड़ने लगता है। और ये देखकर रसल भी काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि इसकी शील्ड धीरे धीरे करके टूट रही होती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि उस टकले वाइस कैप्टन ने उसकी शील्ड को तोड़ दिया होता है और उसका अब अटैक सीधा रसल की तरफ जा रहा होता है। और इसके बाद सीन यहाँ से शिफ्ट होकर हमें डायरिया का दिखाया जाता है, जहाँ पे कलिका के अटैक की वजह से डायरिया को कुछ भी नहीं होता, बल्कि वो एक फायर के फॉर्म में वहाँ से गायब हो जाती है। और ये चीज देखकर कलिका काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि क्या फायर। और इसके बाद हम देखते हैं कि डायरिया उसके सामने आ चुकी होती है। और ये देखकर वो कमीना कलिका कहता है कि जब भी मेजेस की बात आती है ये चीज मुझे काफी ज्यादा परेशान कर देती है कि आखिरकार मेजेस को मार के उनकी आत्मा को उनके शरीर से कैसे निकाले। लेकिन इसके बाद
डारिया कलिका से कहती है मेरे एक क्वेश्चन का जवाब दो कि क्या जो तुम्हारा भाई है वो भी एक नाइट है। और ये वाली बात सुनकर कलिका काफी चौड़ में कहता है कि हाँ वो भी एक नाइट है और वो भी मेरे आसपास ही होगा। और ये वाली बात सुनकर डारिया मुस्कुराते हुए कहती है कि चलो ठीक है। और इसके बाद डारिया पलक झपकते ही ऊपर आ जाती है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे होल्ड करने की जरूरत नहीं है। और साथ ही हम डारिया को भी देखते हैं जिसके अंदर से एक्सट्रीम लेवल की एनर्जी बाहर आ रही होती है। साथ ही डारिया के और भी फायर स्पिरिट सामने आ चुके होते हैं जो कि पहले से भी काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे होते हैं। लेकिन इसके बाद कलिका काफी तेजी से अपने स्वॉर्ड से अटैक करते हुए फायर स्पिरिट्स के आगे आ चुका होता है। और फिर वो डारिया से कहता है तो तुम चाहती हो कि मैं वापस से फायर के साथ खेलूं। और इस चीज का रिप्लाई देते हुए डारिया कहती है पिछली बार से चीजें इस बार अलग है। और ये वाली बात सुनकर कलिका जब पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि वो सारे के सारे फायर स्पिरिट वैसे के वैसे ही होते हैं, बल्कि वो कलिका के अटैक करने की वजह से और भी ज्यादा हो चुके होते हैं। और ये चीज देखकर कलिका कहता है कि क्या मेरे स्वॉर्ड से काटने के बाद ये डबल हो गए, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि ये और भी काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। और साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पे फायर स्पिरिट के साथ साथ फ्लेम डेविल भी आ चुके होते हैं जो कि फायर स्पिरिट से काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि फायर स्पिरिट के साथ साथ फ्लेम डेविल्स ने भी कलिका को चारों तरफ से घेर लिया होता है। और ये चीज डारिया भी काफी शांति से खड़े होकर देख रही होती है। और ये सब देखकर कलिका काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो डारिया की तरफ देखते हुए कहता है कि आखिरकार फ्लेम टावर की मास्टर यहाँ पे क्या कर रही है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होके हमें यहाँ पे रसल का दिखाया जाता है जिसने उस टकले पर्सन के अटैक को डॉज कर लिया होता है। और ये देखकर वो टकला वाइस कैप्टन कहता है कि आखिरकार इसने मेरे अटैक को डॉज कैसे कर लिया। और साथ ही वो सोचते हुए कहता है कि मैंने तो इसको लगभग 2 हिस्सों में काट दिया था कि क्या इसने मैजिक से अपनी बॉडी को कवर किया था या फिर इसने अपनी मैजिक की मदद से अपनी फिजिकल एबिलिटीज को बढ़ाया है। लेकिन चलो जो भी है, इस वाली बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार एक चूहा है जो कि जाल में फंस चुका है। और ये देखकर यूनी भी परेशान हो रही होती है। और साथ ही हमें इस टकले वाइस कैप्टन का नाम भी पता चलता है जो कि रेस्क्यूअर होता है। गाइस मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि आखिरकार इनके नाम इतने ज्यादा अजीब क्यों होते हैं। वेल जो का पार्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। और इसके बाद रसल अपने मनी मन में कहता है कि ये एक नाइट है, मैं इस पर्सन से बस अपने पास्ट में एक बार ही मिला था। और इसके बाद हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है और हम रेस्क्यूअर को देखते हैं जिसने काफी सारे लोगों को जान से मार दिया होता है। और साथ ही हमें बैकग्राउंड में रसल की आवाज भी आ रही होती है जो कि कह रहा होता है इसने सारे के सारे इनोसेंट मर्सनरी को बस इसलिए जान से मार दिया क्योंकि एक मर्सनरी बस इसके कंधे से टकरा गया था। और साथ ही हम रसल को भी देखते हैं जो कि एक तरह जमीन पे बैठा होता है। और इसके बाद रसल के पीछे से एक पर्सन आता है जो कि रसल के सामने आके खड़ा हो जाता है। और इसके बाद हमें रसल की आवाज सुनाई जाती है जो कि कहता है उस जगह पर बस एक ही ऐसा मेज था जो कि इसके पागलपन को रोक पाया था। और इसके बाद हम देखते हैं कि रेस्क्यूअर ने उसी मेज पर अटैक कर दिया होता है, लेकिन उस मेज ने अपने सामने एक शील्ड बना के उसके अटैक को इजीली काउंटर कर लिया था। और साथ ही रसल कहता है कि उस मेज ने उस टाइम जो मेथड यूज किया था वो और कुछ नहीं बल्कि एक शील्ड थी। और साथ ही हम प्रेजेंट में देखते हैं कि रसल ने भी अपने सामने एक शील्ड बना लिया होता है। और इसके बाद रेस्क्यूअर उस पे एक अटैक करता है और साथ ही वो कहता है अच्छा तो तुम फिर से एक बार ये कर रहे हो। लेकिन इस बार जब रेस्क्यूअर अटैक करता है तो वो शील्ड को पेनिट्रेट नहीं कर पाता। और ये देखकर रेस्क्यूअर कहता है कि क्या ये ब्लॉक हो गया। लेकिन तभी इस मौके का फायदा उठाते हुए रसल अपने हाथ में एक अटैक को चार्ज करता है और वो अटैक सीधा जाके रेस्क्यूअर के पेट में मार देता है। और बस इस एक अटैक की वजह से रेस्क्यूअर काफी दूर जाके गिरता है और रेस्क्यूअर को देख के ऐसा लगता है कि वो एक ही अटैक में यहाँ पे नॉकआउट हो गया। और इसके बाद रसल कहता है कि मैंने अपने ब्लड को काफी ज्यादा लॉस्ट कर दिया। और इसके बाद रसल पिंजरे पे लगे हुए ताले को तोड़ते हुए कहता है कि आप लोग अब बाहर आ सकते हो। और वो एल्फ बाहर आने के बाद रसल का धन्यवाद करते हैं। साथ ही उनमें से एक पर्सन रसल से कहता है कि आपने हम पर काफी बड़ा एहसान किया है। और इसके बाद रसल उन सारे के सारे एल्फ से कहता है कि प्लीज मुझे शांत होकर फॉलो करिएगा। लेकिन तभी रसल के पीछे से आवाज आती है कि अब एक कमीने बच्चे। और हम देखते हैं ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि रेस्क्यूअर ही होता है जो कि अभी तक नॉकआउट नहीं हुआ होता। और साथ ही रेस्क्यूअर कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे सर को काटने से शुरू करना चाहिए। और रसल भी रेस्क्यूअर को देखते हुए काफी परेशान होते हुए अपने मनी मन में कहता है कि मैंने अभी तो इसमें काफी खतरनाक अटैक किया था। और इसके बाद रसल उन एल्फ से कहता है कि यहाँ पे बाकी सारे लोगों को लो और यहाँ से जल्द निकलो। लेकिन ये वाली बात सुनकर वो एरोगेंट एल्फ कहता है कि क्या हमें यहाँ से इंसानों को लेके निकलना पड़ेगा। लेकिन हम यूनिम को देखते हैं जो कि रसल की इस वाली बात से एग्री करते हुए कहती है कि मैं समझ गई। और गाइस मैं आप लोगों से एक चीज के लिए माफी मांगना चाहता हूँ। यहाँ पे यूनिम रसल को ही रेस्क्यूअर कह रही थी, लेकिन मुझे लगा वो टकले वाले पर्सन को रेस्क्यूअर कह रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात को समझोगे। और इसके बाद हम देखते हैं उस टकले वाइस कैप्टन को जो कि रसल की तरफ हंसते हुए कह रहा होता है तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम इन एल्फ को भी साथ ही बचा सकते हो। और साथ ही वो रसल पे अटैक करते हुए कहता है पहले खुद को तो बचा लो। लेकिन हम देखते हैं कि रसल ने अपने सामने एक शील्ड को बना लिया होता है और इस वजह से उस टकले वाइस कैप्टन का
अटैक यहाँ पे रसल को नहीं लगता। लेकिन वो टकला वाइस कैप्टन यहीं पे नहीं रुकता, वो काफी सारे अटैक करते हुए कहता है कि मैं इसको फाइट बैक करने का चांस ही नहीं दूंगा। और ऐसे कर करके वो काफी सारे अटैक रसल की शील्ड पे कर रहा होता है। एंड हम लोग यहाँ पे यूएनएम को भी देखते हैं जो कि धीरे धीरे करके सारे के सारे लोगों को बचा रही होती है। और वो साथ ही अपने लोगों से भी कहती है कि जल्दी करो, बस थोड़े और लोग बचे हैं। और इसके बाद यूएनएम काफी तेज चिल्लाते हुए कहती है कि रेस्क्यूअर, हमने सबको बचा लिया। और ये वाली बात वो टकला वाइस कैप्टन भी सुन लेता है और वो हंसते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ऐसा करने से ये सिचुएशन बदल जाएगी। लेकिन इसके बाद रसल एक अलग ही टोन में कहता है कि हाँ, ये सिचुएशन अब बदलेगी। और साथ ही हम देखते हैं कि रसल के शील्ड के साथ साथ उस टकले वाइस कैप्टन के अगल बगल भी आग लग गई होती है। और हम रसल को भी देखते हैं जो कि अपने ड्रैगन फॉर्म के अंदर आ गया होता है। और वो एक क्रीपी स्माइल देते हुए कहता है कि अब मेरी बारी है तुम्हें क्रश करने की। और वो ये देखकर टकला वाइस कैप्टन भी हैरान होते हुए अपने मन ही मन में कहता है कि आखिरकार ये क्या बोल रहा है। लेकिन तभी वो टकला वाइस कैप्टन रसल की आंखें देखकर पीछे हट जाता है और वो कहता है कि इस बच्चे ने तो यहाँ का एटमोस्फेयर ही बदल दिया। क्या ये मुझे जान से मारने के लिए खुद को तैयार कर रहा था। लेकिन फिर वो वाइस कैप्टन तेजी से रसल की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि मैं शील्ड के साथ ही तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। लेकिन वो अचानक ही रुकते हुए काफी हैरान तरीके से रसल की तरफ देखने लगता है। और हम रसल को देखते हैं जिसने अपने फायर स्पेयर को रेडी कर लिया होता है। और रसल अपने फायर स्पेयर को रेडी करते हुए एक अटैकिंग पोजीशन में आ जाता है। लेकिन वो वाइस कैप्टन पीछे नहीं रुकता और वो रसल पे अटैक करते हुए कहता है कि ये एक फायर स्पेयर है। नहीं, एक फायर स्पेयर नहीं है, बल्कि उससे भी काफी ज्यादा लेवल ऊपर है। लेकिन हम देखते हैं कि उन दोनों का ही अटैक आपस में टकरा जाता है और इस अटैक की वजह से वहाँ पे चारों तरफ रोशनी रोशनी हो जाती है। और इसके बाद शिप के ऊपर हमें डायरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि कल्कि के सामने फायर स्पिरिट के साथ साथ फ्लेम डेविल्स भी होते हैं। और उन सबको देखते हुए कल्कि कहता है कि मैं एक को मार रहा हूँ तो इनकी संख्या और भी काफी ज्यादा बढ़ रही है और मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं इनको ऐसे मार के रोक सकता हूँ। और साथ ही वो परेशान होते हुए कहता है कि आखिरकार मेरा बेवकूफ भाई कहाँ पे है और वो क्या कर रहा है। अगर वो मेरे साथ होता है तो मैं इस फ्लेमिंग टावर की मास्टर को रोक सकता हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पे सारे के सारे फायर स्पिरिट और फ्लेम डेविल्स ने उस पर अटैक कर दिया होता है और कल्कि भी उन पे अटैक करते हुए उनको रोकने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी वो देखता है कि उसके पैरों के नीचे लाल कलर की दरार बनने लगती है और ये देखकर कल्कि भी काफी ज्यादा हैरान होने लगता है। लेकिन वो दरार धीरे धीरे करके बड़ी होने लगती है। साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पे काफी खतरनाक अटैक होता है और ये अटैक कितना ज्यादा खतरनाक होता है ये तो आप देख ही सकते हो। और बस इसी अटैक की वजह से वो दोनों भाई यहाँ पे निपट गए होते हैं और डारिया भी ये चीज देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और इसके बाद डारिया जब अपने पीछे देखती है तो वो देखती है कि उसके पीछे सारे के सारे एल्फ और लोग सही सलामत होते हैं। और फिर डारिया कहती है कि पहले तो मैं रसल के साथ काम करने में अनसेटिस्फाइड थी, लेकिन उसने तो मेरे बदले का काम भी खुद ही संभाल लिया। और साथ ही हम रसल को देखते हैं जो कि अटैक करने की वजह से बेहोश हो गया होता है। और फिर हम देखते हैं कि रसल के सामने उसका सिस्टम विंडो भी ओपन हो जाता है और सिस्टम विंडो रसल से कहता है कि आपका मिशन कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद हम शिप के अगल बगल का सीन देखते हैं जहाँ पे पायरेट्स खड़े होते हैं कि हमारे कैप्टन हार चुके हैं तो इस शिप को चारों तरफ से घेर लो। लेकिन डारिया तो सिर्फ रसल के बारे में ही सोचकर मुस्कुराते हुए कहती है कि रसल ने इतना कुछ कर दिया, मैं इसके बारे में सोचे बिना तो रह ही नहीं सकती। और इसके बाद वो अपने फ्लेम डेविल्स को सारे के सारे पायरेट्स पे छोड़ देती है। और इसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रसल की आँख खुलती है और वो देखता है कि यूनिम उसको हील कर रही होती है। यूनिम रसल से कहती है कि प्लीज आप मत हीलिए, अभी मेरा माना पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुआ है, इसीलिए मैं धीरे धीरे करके ही हील कर पा रही हूँ। लेकिन तभी रसल को पीछे से डारिया की आवाज आती है कि मानना पड़ेगा तुमने 2 नाइट्स को अकेले ही हरा दिया। और इस वाली बात का रिप्लाई देते हुए रसल कहता है कि लेकिन मुझे याद है मैंने सिर्फ एक को ही नॉकआउट किया था। और इस सुनकर डारिया भी कहती है कि हाँ तुमने एक पर अटैक किया था लेकिन ये 2 में बदल गए। और साथ ही हम उन दोनों टकले भाइयों को भी देखते हैं जिनको बांध के रखा होता है। और इसके बाद हम लोग यूनिम को भी देखते हैं जो कि रसल का धन्यवाद करते हुए कहती है आपने हमारी इतनी ज्यादा हेल्प करी, मैं आपकी इसके लिए काफी ज्यादा आभारी हूँ। लेकिन आपने जो भी किया है मैं इसका पे आपको अभी तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं यूनिम व्हाइट ऐश ट्री ट्राइब से आपको ये वादा करती हूँ। साथ ही मैं अपने पिता के सम्मान की कसम खा के कहती हूँ कि एक दिन मैं आपको इसके लिए पे जरूर करूंगी। और रसल ये वाली बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं रसल रेमंड, मैंने आज जो भी किया वो बस एक गार्डियन के तौर पे किया। लेकिन डारिया मुस्कुराते हुए कहती है कि लेडी यूनिम कि हमारे फ्लेम टावर को भी मत भूलिएगा। लेकिन तभी वहाँ पे 2 लोग आते हुए डारिया से कहते हैं कि फ्लेम टावर की मास्टर, हम लोगों ने यहाँ पे सारे के सारे लोगों को चेक कर लिया है, सारे के सारे लोग यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। और हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि उस एरोगेंट एल्फ के साथ एक और एल्फ होता है। और इसके बाद डारिया भी उनकी बात का रिप्लाई देते हुए कहती है कि हाँ तुम लोगों ने काफी अच्छा काम किया। और साथ ही डारिया यूनिम को कहती है कि तुम्हारे पास काफी अच्छे सबऑर्डिनेट्स हैं। लेकिन डारिया अपने मन ही मन में कह रही होती है आखिरकार ये एल्फ पिछली बार से इतना ज्यादा अलग बिहेव क्यों कर रहे हैं। और इसके बाद रसल यूनिम से कहता है कि लेडी यूनिम आखिरकार आप मुझसे किस बारे में पहले बात कर रही थी। और ये वाली बात सुनकर यूनिम कहती है हाँ मैं तुमसे स्पिरिट सैंड की बात कर रही थी। और स्पिरिट सैंड
की बात सुनकर डारिया भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और इसके बाद योनिम रसल से कहती है कि क्या आप मुझे ये बता सकती हो कि क्या आप मिक्स्ड ड्रैगन ब्लड हो। और ये ड्रैगन वाली बात सुनकर रसल भी हैरान हो जाता है और इसके बाद योनिम रसल को थोड़ा डिटेल में बताती है कि मेरे शरीर के अंदर ग्रीन ड्रैगन का ब्लड बह रहा है। हाँ, हालांकि मेरे शरीर के अंदर बहने वाला ब्लड एक तालाब के बूंद के जितना है, लेकिन थोड़ा सा ब्लड भी किसी स्पिरिट को अट्रैक्ट कर सकता है और इसी वजह से मुझे आपके शरीर से काफी सारे स्पिरिट की स्मेल आ रही है। और यही वजह थी कि मैंने आपसे पूछा कि क्या आप भी मेरी तरह मिक्स्ड ड्रैगन ब्लड हो। और ये वाली बात सुनकर डारिया भी अपने मनी मन में कहती है कि क्या किसी मिक्स्ड ड्रैगन के ब्लड की वजह से ही रसल की ग्रोथ इतनी तेजी से हो रही है, और अगर ऐसा है तो रसल एक ऐसा बीइंग बनेगा जो कि एंडीमन किंगडम तो क्या पूरे के पूरे वर्ल्ड को ही हिला देगा। और इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे के सारे लोग शिप से उतर रहे होते हैं और साथ ही हम यूनिम को भी देखते हैं जिसने एक अलग ही तरह के कपड़े पहन रखे होते हैं ताकि उसको कोई देख ना पाए। लेकिन तभी यूनिम को पीछे से डारिया की आवाज आती है और इसके बाद डारिया यूनिम से कहती है कि तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि जब तक तुम्हारा मान रिकवर नहीं हो जाता तब तक तुम ऐसे ही छुप के रहने वाली हो। और ये वाली बात सुनकर यूनिम भी इस वाली बात से एग्री करती है और इसके बाद डारिया यूनिम से कहती है कि मेरा मेंशन पास ही में है, तो अगर तुम चाहो तो मेरे मेंशन के अंदर रुक सकती हो। और मुझे ऐसा लगता है कि इससे रसल की भी ट्रेनिंग में मदद हो जाएगी। और ये ट्रेनिंग वाली बात सुनकर रसल भी हैरान होते हुए कहता है कि क्या ट्रेनिंग। और ये वाली बात सुनकर यूनिम मुस्कुराते हुए कहती है कि अगर इस तरीके से मैं आपका आभार चुका सकती हूँ तो मुझे ये करने में काफी ज्यादा खुशी होगी। और इसके बाद डारिया रसल से कहती है कि क्या तुम नहीं चाहते कि तुम ट्रेनिंग करो, लेकिन रसल डारिया की ये वाली बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि मुझे तो ये काफी ज्यादा पसंद आया। और साथ ही रसल अपने मनी मन में कहता है कि फ्लेम टावर के मास्टर की स्पेशल ट्रेनिंग ये तो काफी ज्यादा मजेदार है। और इसके बाद डारिया सारे के सारे एल्फ से कहती है कि सब की सब इस तरफ आ जाओ, यहीं पे कैरेज जल्दी आएगा। और डारिया की ये वाली बात सुनकर सारे के सारे एल्फ उसका धन्यवाद करते हैं। और साथ ही रसल डारिया के साथ चलते हुए कहता है कि क्या टावर मास्टर ही सही रहेगा, क्योंकि जल्दी हमारे सेमेस्टर चालू होने वाले हैं। और ये वाली बात सुनकर डारिया मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम बस इन सब की चिंता मत करो, हबर्ट वहाँ पे सब कुछ संभाल लेगा। और ये वाली बात सुनकर रसल परेशान होते हुए कहता है कि क्या प्रोफेसर हबर्ट। तो चलो गाइस, इसके साथ में इस वाले पार्ट को यहीं पे एंड करते